इलेक्ट्रॉन मुऑन्स, ठीक है। और इसी के साथ हमारे पास है यहाँ पे न्यूट्रिनोज। ये सब है चार्ज्ड विद हाफ स्पिन्स। आपको याद है कि इन दोनों के बीच में अंतर क्या था? कि हमने क्या कहते हैं क्वार्क्स, ये सारे हो गए हमारे पास क्वार्क्स, ठीक है। और इनको हम फर्मियॉन्स बोल रहे थे ना, ये वाले जो थे फोर्स कैरिंग पार्टिकल्स। हाँ, अब इसमें क्या था कि इनकी स्पिन में अंतर था, है ना। ये हाफ स्पिन वाले लोग थे, ठीक है। अब ये हाफ स्पिन वाले लोग हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनों में पता है हाफ स्पिन होता है, ये सारे भी हाफ स्पिन वाले लोग हैं। पर अच्छी बात इनकी क्या है कि इनके पास चार्ज है, इनके पास चार्ज नहीं है। हाँ, इनको क्या कहते हैं, जिनके पास चार्ज नहीं होता इनको हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिनो। सुना है न्यूट्रिनो? इंडिया में एक इसकी न्यूट्रिनो लैब बन रही है। इनफैक्ट मैं कल शायद लिखवाना भूल गया था ना न्यूट्रिनो की लैब। करंट अफेयर है, इसको नोट कर लो। इंडिया बेस्ड न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी, इंडिया बेस्ड न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी INO बनाया जा रहा है। तमिलनाडु थेनी डिस्ट्रिक्ट। ऑब्जर्वेटरी इंडिया बेस्ड न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी। NEU है? नहीं, इंडिया बेस्ड INO होगा। ओह अच्छा, NEU, हाँ न्यूट्रिनो, ओके। थेनी डिस्ट्रिक्ट, थेनी THENI, खेनी नहीं थेनी, हाँ हाँ THENI, थेनी। वेस्ट बॉडी हिल्स के नीचे बना रहे हैं ये। वेस्ट बॉडी हिल्स, बॉडी BODI, बॉडी। हम करना, अब देखो इनकी प्रॉपर्टी समझो, ठीक है। हाफ स्पिन है, चार्ज कितना है 0। इनका मास इतना कम होता है कि लगभग हम ये मानते थे कि ये मासलेस, पहले वो क्वांटिटीज हैं जो कि मासलेस है इनमें से ऐसे, लेकिन है इनका भी मास है। जब ये मतलब रेस्ट पोजीशन में होते हैं इनका मास होता है, ठीक है। रेस्ट मास वाला कॉन्सेप्ट आएगा, ठीक है। अब इनके पास मास नहीं है, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स से इंटरेक्ट नहीं करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के साथ इंटरेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि चार्ज नहीं है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स ये दिखाते नहीं, क्योंकि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स वाले हैं क्वार्क, जो कि न्यूक्लियॉन्स बना रहे हैं। तो ये किसी वजह से इलेक्ट्रॉन्स नहीं बन सकते, मतलब किसी जैसे वो क्या था, एक्चुअली बन जाते हैं न्यूट्रॉन्स जो फोटोन वो करते हैं। हाँ, ऐसा होता है कि ये ना वो क्या कहते हैं फोटॉन्स वगैरह के साथ इंटरेक्शन करके कुछ अपना नेचर चेंज कर लेते हैं, ये पॉसिबल होता है। बट आप समझो ना, पर ये डिफ़िकल्ट इंटरेक्शंस हैं, ठीक है। बट आप ये सोचो कि इसको हम डिटेक्ट कैसे करें। ये ग्रेविटेशनल फोर्स से पर इंटरेक्ट नहीं कर रहा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से नहीं कर रहा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर नहीं है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर के साथ ये कोई से भी नहीं करते। हम इनको सिर्फ वीक न्यूक्लियर फोर्स से डिटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन वीक न्यूक्लियर फोर्स बहुत ज़्यादा शॉर्ट रेंज होती है, ठीक न्यूक्लियस तक ही लगती है, उससे आगे लगती नहीं। तो इनको डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल होता है। किस चीज़ से डिटेक्ट कर सकते हैं? वीक ग्रेविटेशनल फोर्स से। बस क्यों? क्योंकि थोड़ा सा मास है, बस ज़्यादा नहीं है। तो ये मतलब न्यूट्रिनो डिटेक्शन इस पॉइंट ऑफ टाइम पे सबसे डिफिकल्ट चीज़ है साइंटिफिक एंडेवर्स में, अगर हम देखें, इसलिए। और ये सब इसमें डिफरेंस बोसोन और हिग्स बोसोन में नहीं, सिर्फ इतना है, ये सारे स्केलर्स हैं, ठीक है। स्केलर मतलब ये था ना कि इनका स्पिन जो था वैसा था, जो स्पिन है, हाँ नहीं, इन सब के इंटीजर स्पिन है। एक सेकंड रुको, इनको हम स्केलर क्यों बोलते थे? स्पिन 1 है, चार्ज हाफ इंटीजर स्पिन था उसका। हाँ, हाफ इंटीजर स्पिन तो ठीक है, हाँ बिल्कुल, ये सारे इंटीजर स्पिन है ना, ठीक है। ये इंटीजर स्पिन है, तो क्या डायरेक्टेड नहीं होते, मतलब डायरेक्शन वाली क्वांटिटीज़ नहीं होती, इसलिए इनको वेक्टर बोसॉन्स कहते हैं, ठीक है। जो भी है, इन सब की इंटीजर स्पिन्स हैं, ठीक है। इन सब के हाफ इंटीजर स्पिन्स हैं। गॉड पार्टिकल भी कहते हैं? नहीं, हिग्स बोसॉन को कहते हैं, क्योंकि ये समझा जाता था इनिशियली कि जो मास आता है वो इसकी वजह से आता है। ग्रेविटॉन नहीं आ सकता? हाँ बोल सकते थे, बट मतलब ऐसा समझो ना, हमें क्या मिला कि यहाँ पे इन सब की स्पिन क्या मिली, हाफ। इन सब की कितनी मिली, इंटीजर्स में है ना, इसकी मिली 0,
सिर्फ एक पार्टिकल ऐसा पॉसिबल है जिसकी 0 इंटीजर स्पिन हो, तो सर इसका नाम आप बोसोन क्यों लगाते हैं अगर ये कोई बोसोन नहीं है? क्योंकि ये बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स को फॉलो कर रहा है। फॉलो कर रहा है। समझ रहे हो, है ना। हम वो सारी चीज़ें जो कि क्या कहते हैं, ये फर्मी वाला स्टैटिस्टिक्स कौन सी थी, डायरेक्ट फर्मी डायरेक्ट स्टैटिस्टिक्स, और फिर उसके बोसोन में हाँ। बोसोन स्टैटिस्टिक्स। तो फर्मी डायरेक्ट वाली स्टैट्स को जो फॉलो कर रहे हैं वो ये हो गए क्वार्क्स एंड लेप्टॉन्स, है ना। इनको हम कह रहे हैं फर्मियंस, ठीक है। ये हो गए लेप्टॉन्स, वो हो गए क्वार्क्स, ठीक है। और ये क्या हो गए हमारे बोसॉन्स, जो बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स को फॉलो कर रहे हैं वो ये हो गए, ठीक है। क्या अंतर है बस स्पिन का। मैं तो यूट्यूब वीडियोस देख रहा था टेक टॉक्स की, मैं तो घूम गया। पता नहीं कौन सा साइंटिफिक तरीके से बता रखा था, समझ नहीं आया मुझे। एक पता है क्या है, एक और प्रॉब्लम है ना इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमारी साइंटिफिक कम्युनिटी की, जो कम्युनिकेशन है ना बहुत कॉम्प्लेक्स है। साइंटिफिक पेपर कोई फॉलो ही नहीं कर पाता। जब कोई फॉलो नहीं कर पाएगा तो नया कोई बंदा क्यों साइंस फॉलो करेगा, है ना। मतलब बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लग रखे हैं एक तरीके से, हैं। फॉलो नहीं कर रहे। आप कर पाओगे फॉलो, आप क्लास को फॉलो करो। साइंटिफिक पेपर नहीं, साइंटिफिक पेपर को हम जैसे लोग फॉलो नहीं कर पा रहे ना। अगर ज़्यादा कम्युनिटी फॉलो नहीं करेगी तो फिर नए थॉट्स कहाँ से आएंगे, समझ रहे हो। सिमिलर वे में समझाना पड़ेगा। हाँ, मतलब ऐसा है कि एंट्री बैरियर है बहुत ज़्यादा साइंस में फिलहाल। एंट्री या इंटरप्रेशन? एंट्री बैरियर, एंट्री या इंटरप्रेशन? एंट्री बैरियर ही हो गया ना, इंटरप्रिटेशन बैरियर। अगर आपको ऐसा हो गया कि भाई देखो लीगल टर्म्स जो हैं, अगर जितने भी लीगल वाले लोग हैं वो क्या करना शुरू कर दें कि जो लीगल टर्म्स हैं उसी में ही बात करना शुरू कर दें, आपके लिए लॉ एंट्री बैरियर हो जाएगा, आप कोर्ट को एंटर नहीं कर पाओगे, है ना। तो साइंस में एंट्री बैरियर है इस सेंस में, हैं। अब भी नहीं कर पाते हैं, हाँ। अच्छा अच्छा, हाँ, ये न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी के बारे में एक दो चीज़ें और लिख लो। यहाँ पे ना एक आयरन कैलोरीमीटर आईकैल डिटेक्टर है, एक आईकैल डिटेक्टर, आयरन कैलोरीमीटर, ICAL, आयरन कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर मतलब एनर्जी डिटेक्शन, एनर्जी डिटेक्शन, है ना। अगर ये न्यूट्रिनो, चलो ठीक है कि इसको डिटेक्ट नहीं कर सकते, इसके पास मास बहुत कम है, चार्ज है ही नहीं, है ना। क्योंकि इसके पास थोड़ा सा मास है बस। इनिशियली ये सोचा गया था कि हमें कुछ तो रेज मिल रही हैं क्योंकि एनर्जी तो है उसके पास। एनर्जी का मतलब क्या होगा कि कोई भी चीज़ अगर किसी स्पीड के साथ चल रही है रिलेटिविस्टिक फ्रेम में तो उसके पास एनर्जी तो है, ठीक है। तो हमने एनर्जी तो डिटेक्ट करी कि यहाँ पे भी कुछ रेज है जो एनर्जी हम डिटेक्ट कर रहे हैं, ये किस फॉर्म में आ रही है, ठीक है। तो हमने कहा इसको न्यूट्रिनो बोलते हैं और ऐसा लग रहा है जैसे इसके पास मास ही नहीं है। तो इनिशियली इन्होंने सोचा इसके पास मास नहीं है, लेकिन अब हम कैसे डिटेक्ट कर पा रहे हैं कि एनर्जी के साथ साथ हमें पता लग रहा है इसका कुछ रेस्ट मास तो हम कैलकुलेट कर पा रहे हैं, ठीक है। तो एनीवे हम यहाँ इसको कह रहे हैं आयरन कैलोरीमीटर, और ये होगा क्या, ये एक जाइंट मैग्नेट होगी। इट विल बी वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मैग्नेट। जो इंडिया वाली है? हाँ, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मैग्नेट, है ना। और इसलिए ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डिटेक्टर भी हो जाएगा, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डिटेक्टर किस चीज़ का डिटेक्टर? ऑफ न्यूट्रिनोस। ऑफ न्यूट्रिनो। जब अट्रैक्ट ही नहीं सकता हाँ, तो मैग्नेट कर देना। मेरे को भी नहीं समझ आया कि ऐसा क्यों कर रहा है, बट ये कैलोरीमीटर है ना। कैलोरीमीटर मतलब एनर्जी डिटेक्ट कर रहा है किसी तरीके से। एनर्जी में भी रेडिएट हो। हाँ, हो सकता है फोटॉन्स के साथ इंटरेक्शन हो रहा हो या कुछ हो रहा हो, मतलब मैं श्योर नहीं हूँ ऐसा क्या, मतलब न्यूट्रिनो किस तरीके से चल रहे हैं और हम डिटेक्ट कैसे कर रहे हैं ये मैं श्योर नहीं हूँ। न्यूट्रिनो का यूज़ हो सकता है इसमें। न्यूट्रिनोस का यूज़ मतलब ये अगर अच्छी एक्सरसाइज होगी, अगर मैं यार सुबह मेमोरी कार्ड ही घूम गया मेरा। आईकैल नहीं, हमें क्या सर्च करना है कि हाउ आर न्यूट्रिनो डिटेक्टेड। आप क्या सवाल पूछ रहे थे वैसे? यूजेस ऑफ न्यूट्रिनोस। यूजेस तो अभी एक बार को भूल जाते हैं, हमें तो बहुत टाइम तक रिलेटिविटी का यूज़ नहीं पता था। अभी हमारा मेन फोकस नोबेल प्राइज पे है। नहीं, अभी हमारा मेन फोकस ये है कि जो फ्यूचर की
रिसर्च मतलब फ्यूचर की डेवलपमेंट है ना साइंस की, वो यहाँ पर हो, बस इतना ही है। तो कुछ गोल तो होगा ना सर? हाँ, क्योंकि इसमें अराउंड 30 यूनिवर्सिटीज़ भी इनरोल्ड हैं, प्राइवेट एंड पब्लिक यूनिवर्सिटी मिला के, इंडिया की सिर्फ, है ना। तो हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे जो भी साइंस होगी वो एक्चुअली क्या है कि हमारे फिर जो मतलब साइंस के स्कूल्स हैं वो बेटर होंगे ना। एक तो यही है, मतलब ऐसा पता है क्या होता है कि किसी भी इस चीज़ को एग्जाम्पल बनाकर यूपीएससी में पूछा जा सकता है कि भाई हमारे यहाँ पहली बार हो रहा है और दुनिया का सबसे बड़ा हो रहा है, इसे क्या एडवांटेज हो सकते हैं। अब एडवांटेज कहीं नहीं लिखे, है ना, ये आपको समझना पड़ेगा कि इसमें है क्या। ये जो मैं आपको नोट्स दूंगा ना उसमें ये लिखा होगा कि डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक मिलके ये काम कर रहे हैं, कई सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट पार्टनर कर रहे हैं। तो अब जब ये पॉइंट आप एक बार जहन में बैठ जाएंगे ना, तो उसके बाद सोचो कि इसके एडवांटेज क्या हो सकते हैं। कि हमारे जो प्रोफेसर हैं बैठ के रिसर्च पेपर लिखेंगे, उनका जो कैलिबर है वो बढ़ेगा, वो आगे जो पढ़ा रहे होंगे वो और बेटर होगा, है ना। मतलब हमारी यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग ऊपर जाएगी, इंजीनियर्स को जॉब मिल जाएगी। इंजीनियर्स को जॉब नहीं, इंजीनियर्स का जॉब का तो पता नहीं, बट ये है हाँ यहाँ पे तो एम्प्लॉयमेंट मिल ही रही है। अच्छा एक और चीज़, हाँ जो भी है, मतलब ये सारे पॉइंट तैयार रखो, बढ़ जाएगा। हाँ दिमाग में तैयार रखो। सिलेबस तो क्या ही बढ़ेगा, न्यूट्रिनो ही तो है वो। अभी न्यूट्रिनो छोड़ो, स्टैंडर्ड मॉडल किताबों में नहीं है, ये तो कहाँ से आ जाएगा। धीरे-धीरे सिलेबस तो नहीं बढ़ा रहे, बल्कि आई थिंक थोड़ा सा बढ़ा देना चाहिए, ये तो आ जाना चाहिए। अपडेट तो होना चाहिए थोड़ा। रिसर्च पेपर बढ़ जाएंगे, आईपीआर बढ़ जाएंगे। हाँ आईपीआर बढ़ जाएगा, हमारे पास इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। एक और चीज़ है ना, हम मान लो इसको कुछ डिटेक्ट कर रहे हैं और हमें कुछ क्लू मिला कि इसको डिटेक्ट करने के लिए ये और करना है, और उसको बनाने के लिए हो सकता है हम नई टेक्नोलॉजी ईजाद कर दें। गवर्नमेंट प्रोजेक्ट तो गवर्नमेंट। हाँ गवर्नमेंट द्वारा बैक्ड है, मतलब फंडिंग डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक। किसका आते हैं सर? ये एक तो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक के अंदर आता है, और आई थिंक मिनिस्ट्री ऑफ एटॉमिक एनर्जी नहीं, डिपार्टमेंट एटॉमिक एनर्जी इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट है, आई थिंक सो, मैं श्योर नहीं हूँ, एक बार चेक कर लें। हाँ मतलब मिनिस्ट्री के अंदर नहीं है, पीएमओ के अंदर डायरेक्ट है, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। प्राइम मिनिस्टर डायरेक्ट चार्ज है अंडर प्राइम मिनिस्टर। होमी भाभा के अंडर बनाया था, जवाहरलाल नेहरू ने सीधा अपने अंडर रखा था, तब से वैसे ही मेंटेन्ड है। ठीक है, बस यही है आजकल। ये न्यूज़ में क्यों आया था? अच्छा हाँ, एक और चीज़ कि ये जो डिटेक्टर है ये वहाँ पे कोई केव है, उस केव को और डीप हम ले जाएंगे और 1200 मीटर डीप ग्राउंड के, मतलब एक 1.2 किलोमीटर डीप, एक बहुत डीप टनल है, उसके बाद हम ये बना रहे हैं। हम ऐसा क्यों बना रहे हैं? क्योंकि देखो क्या होता है कि जो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक पार्टिकल है ना, वो कभी कभी इसको मतलब पार कर देते हैं, मतलब मैटर को पार कर देते हैं। जैसे फोटॉन्स है ना, ये पॉसिबल है कि आप अगर आंख बंद करो, ठीक है, तो भी फ्लैशेस दिखाई दें। ठीक है, ऐसा कहते हैं कि न्यूक्लियर ब्लास्ट जब होता है, आप आंख बंद कर देंगे तो भी आपको फ्लैश दिखाई देगा, आप ब्लाइंड हो जाएंगे एक बार को। क्यों? क्योंकि वो हाई एनर्जी फोटॉन्स है जो कि सब कुछ पार करके, आप कोई भी कवर लगाकर रोक नहीं सकते हो। आपके सर के पीछे से हो सकता है रेटिना को स्टिमुलेट करना, ठीक है, तो आपको फ्लैश दिखाई देगी। ऐसा ही इनका कुछ है कि क्या कि बहुत हाई एनर्जी अगर फोटोन आ रहे हैं, हमने रेडिएशन देखी थी, गामा रेडिएशन अगर हाई एनर्जी वाली आ रही है, वो ये पॉसिबल है कि अर्थ की बहुत बड़ी लेयर को पार करके नीचे तक पहुंच रही हो। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं? ज़्यादातर चीज़ों को ब्लॉक कर रहे हैं। बट न्यूट्रिनो क्या है, किसी चीज़ के साथ इंटरेक्ट ही नहीं करते। फोटॉन ज़्यादातर ऊपर रख जाएंगे, ये तो न्यूक्लियॉन्स तो नीचे आ ही नहीं पाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादातर रुक जाएंगे, ठीक है, ज़्यादातर लेप्टॉन्स रुक जाएंगे। क्या नहीं रुकेंगे? न्यूट्रल लेप्टॉन्स, न्यूट्रिनोस। ठीक है, इसको वैसे अगर आपको स्टैंडर्ड मॉडल की अगर फोटो खुली हुई है, मैं आपको बताता हूँ, हमने इसको इलेक्ट्रॉन, म्यूऑन और टाउ लिखा था, टाउन्स, है ना। इन्हीं को जब यहाँ पे लिखते हैं ना, तो लिखते हैं न्यूट्रिनो इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रिनो मुऑन्स, न्यूट्रिनो टाउन्स। ठीक है, वो सेम ही चीज़ होती है, मास हल्का सा अंतर होता है, मास हल्का सा अंतर नहीं, मास ऑलमोस्ट जीरो के आसपास होता है, सेम ही चीज़ है बस। टाउन्स भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड में मिलते हैं।
या अलग पार्टिकल्स हैं? मेरे को आइडिया नहीं है। सर एक और चीज़ इनके एंटी पार्टिकल होते हैं हाँ नहीं, हाँ इनके एंटी पार्टिकल्स कुछ हाँ पॉसिबल है, लेकिन एंटी पार्टिकल एक मतलब और ज़्यादा हल्की सी अलग चीज़ है कि हम इसके मिक्सचर से भी कुछ हम बना सकते हैं, आप समझ रहे हो। अलग है एग्जिस्ट करते हैं फिर एक और चीज़, ये वो चीज़ है जो हमने डिटेक्ट करी है, ठीक है। एंटी पार्टिकल हमने थ्योरेटिकली पॉसिबल है, हमने कुछ बनाए भी हैं, ठीक है। एंटी प्रोटॉन वगैरह एंटी मैटर हमने बनाया हुआ है, ठीक है, लेकिन इस स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ फिजिक्स से बाहर आता है वो। मतलब ऐसा मानो कि हमने यहाँ पे -1/3 था ना चार्ज, है ना, और यहाँ +2/3 था। अगर उल्टा करते हैं, क्या हम किसी तरीके से -2/3 +1/3 पॉसिबल है क्वार्क का? इनका स्पिन सब कुछ सेम हो, ठीक है, बस इनका चार्ज अपोजिट हो जाए। अब उनके मतलब उनको कंबाइन करके अगर हम कुछ बना पाएंगे तो वो एंटी मैटर हो गया, है ना, एंटी प्रोटॉन हो जाएगा, एंटी न्यूट्रॉन हो जाएगा, समझ रहे, सारी प्रॉपर्टीज अपोजिट हो जाएंगी। नहीं करते क्यों है की बात नहीं है, पॉइंट ये क्या ये पॉसिबल है। अच्छा पॉसिबल ये पॉसिबल है और नहीं और बनाया जा चुका है, ठीक है। अब वो ना अभी हम जब देखेंगे ना स्पेस टेक्नोलॉजीज, उसमें देखेंगे बिग बैंग, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, वहाँ पे देखेंगे एंटी मैटर वगैरह, ठीक है। चलो आज हम कर रहे हैं क्या, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजीज, ठीक है, फिशन एंड फ्यूजन, ओके। हमने एनर्जी मास इक्विवेलेंस कर लिया था, है ना, E=mc² हमने बता दिया था, है ना। बाइंडिंग एनर्जी हमने लिख दी थी, बाइंडिंग एनर्जी यहाँ पर आ गई थी, है ना। और हमारा मेन काम क्या है कि हमें यहाँ पे जो बाइंडिंग एनर्जी है वो रिलीज़ होगी अगर हम स्टेबिलिटी की तरफ पहुँच जाएंगे। हम ये काम करना चाह रहे हैं और दो तरीके से कर पा रहे हैं, क्या, एक फिशन से और एक फ्यूजन से। हमने कल कहाँ पर रोका था ये, अच्छा खाली डेफिनेशन लिखी थी। अब ऐसा करो कि 3-4 टाइप के हम रिएक्टर्स लिखेंगे। एक तो यूरेनियम के रिएक्टर्स लिखो, यूरेनियम, ठीक है। एक है सबसे पहले प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर्स, प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर, एक वाटर एक प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर PHWR, हैवी वाटर माने ड्यूटेरियम, है ना। अब होता क्या है कि हम, अच्छा एक बार ना पहले मैं डायग्राम बनाता हूँ। एनरिचमेंट का तो आपको सिवा वो सारी चीज़ें समझ आई थी, चलो नए इस पे चलते हैं कि ये रिएक्टर्स चलते कैसे हैं। एक सेकेंड, हमने यहाँ पे भी तो ये डायग्राम बनाया, हाँ ठीक है ना, यही है डायग्राम, ठीक है। एक रिएक्टर का डायग्राम क्या होता है कि ऊपर से लंबी लंबी ट्यूब्स, आपने चेरनोबिल की फ़ोटो देखी है बाहर से, वो मतलब रिएक्टर चेम्बर की, नहीं देखी, उसके ऊपर स्टील की खूब सारी प्लेट्स रखी होती हैं हैवी, देखा कैसा। एक बार चेरनोबिल रिएक्टर फ्रॉम टॉप ऐसे करके कुछ डालो, आपको बढ़िया से इमेज मिलेगी, है जी। पूरे में पानी बना रहता है, हाँ, और कुछ लाइंस आती हैं ऐसे यूरेनियम मतलब ना वो नहीं, इस पे डालूं क्या मैं, इसमें इंटरनेट चल रहा होगा आई थिंक। एक सेकेंड, हाँ ये चीज़ ये वाली जो रिएक्शन, ये वाली जो फोटो है ना, इसकी हम बात कर रहे हैं, या ये है जी, हाँ ये बॉक्सेस है, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, यहाँ पे कई सारी रॉड्स हैं, इनमें से कुछ है फ्यूल रॉड्स, कुछ है मॉडरेटर रॉड्स, ठीक है। ये कई सारी रॉड्स डलती हैं। अब देखो होता क्या है, रिएक्शन चलता कैसे है कि, हाँ यहाँ पर आना है हमें, है जी,
इसमें कलर से डिनोट किया है शायद फ्यूल और फ्यूल जैसे कोई ग्रीन red है, रेड कोई है yellow येलो है। हाँ 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 ऐसा, ठीक है। तो है नहीं सेंट्रीफ्यूज नहीं है, एनरिचमेंट बाहर हो चुका है। एक बार एनरिच हो गया, उन रॉड्स को, फ्यूल रॉड्स को उठाकर हम ऊपर से नीचे डाल देते हैं, ठीक है। अब क्या है कि कुछ में फ्यूल है, कुछ में मॉडरेटर है, ठीक है। मैं चलो बढ़िया है, पीले से हम मान लेते हैं कि मॉडरेटर है, ठीक है। मॉडरेटर कैसे, क्या क्या हम डाल सकते हैं, जैसे जेनॉन डाल सकते हैं, कुछ डाल सकते हैं, है ना, जो रिएक्शन को मॉडरेट करे। अब देखो रिएक्शन होता कैसा है कि हाँ मतलब रोके, स्लो डाउन करे, है ना। वी डोंट वांट द चेन रिएक्शन टू कंटिन्यू अनकंट्रोलेबली, है ना, दैट्स वाई। तो हम करेंगे क्या कि U235 है, ठीक है, ये रिएक्ट करेगा, ये क्या करेगा एक्चुअली, एक स्लो मूविंग न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करता है, इसका न्यूक्लियस हो जाता है अनस्टेबल, फिर ये आगे टूटता है, ठीक है। तो ये रिएक्शन कब हो रहा है, और जब ये टूटता है जो भी हमें प्रोडक्ट मिल रहे हैं प्लस 2 से 3 न्यूट्रॉन्स और मिल रहे हैं, 2 से 3 स्लो मूविंग न्यूट्रॉन्स, ठीक है। तो ये चेन रिएक्शन होता है, हर रिएक्शन में आपको 2 से 3 न्यूट्रॉन मिल रहे हैं, फिर वो 2-3 को अनस्टेबलाइज करेंगे, वो आगे चेन रिएक्शन बढ़ता जाएगा। अगर आपको इस रेट ऑफ रिएक्शन को कंट्रोल करना है तो क्या करना है, एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब कर लें हम, है ना। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हम मॉडरेटर्स लगाते हैं, ठीक है। अब वन गुड थिंग अबाउट वाटर इज ए मॉडरेटर, इट कैन एब्जॉर्ब न्यूट्रॉन्स, ठीक है। तो हम या तो हैवी वाटर रिएक्टर यूज़ करते हैं या प्रेशराइज हैवी वाटर यूज़ करते हैं, और प्रेशराइज या तो वाटर यूज़ करते हैं या हैवी वाटर यूज़ करते हैं, और इन सबको हम प्रेशराइज कर सकते हैं, ठीक है। और प्रेशराइज का मतलब क्या है कि देखो क्या है कि ये जो भी रिएक्शन हो रहे हैं ये लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी दे रहे हैं, ठीक है। इनमें जहाँ पे भी हम या तो चलो जेनॉन वगैरह हम यूज़ करेंगे, ये सब पॉसिबल है। यहाँ जहाँ पे भी हम मतलब वाटर की पाइप्स जो हम डालेंगे, है ना, ये बॉइल्ड वाटर होगा ऑलमोस्ट। इसी सेम वाटर को हम क्या कर सकते हैं, एक स्टीम टरबाइन पे ले जाकर वहाँ पे हम इससे इलेक्ट्रिसिटी डिराइव कर सकते हैं। हम करते क्या है, प्रिंसिपल हमारा अभी भी सेम है। हम क्या है कि एक फर्नेस क्रिएट कर रहे हैं, वहाँ से पानी को गर्म कर रहे हैं, गर्म पानी को बॉइलिंग वाटर को उठाकर ले जा रहे हैं, और ये प्रेशराइज्ड वाटर है, ठीक है। इतना प्रेशर है कि हमने फोर्सफुली जिसको गैस होना चाहिए था, स्टीम होना चाहिए था, उसको वाटर बना रखा है, क्योंकि स्टीम बनाते ही वो न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करना बंद कर देता है, ठीक है। इसको पहले मतलब कैपिलरी ट्यूब्स वगैरह की मदद से जो कुछ भी है, हम इसको पहले स्टीम में कन्वर्ट करेंगे, उस स्टीम से टरबाइन चलाएंगे। गर्म हम नहीं कर रहे हैं, गर्म होगा, एनर्जी से हो जाता होगा, है ना। तो इस पानी को हमने डाइवर्ट करा, स्टीम बनाई, उससे मतलब एनर्जी ले ली, उसको ठंडा करा, उसको वापस साइकिल में डाल दिया। तो जहाँ पे यूरेनियम को रिएक्शन चल रही है, वो चीज़ किससे बनी होती है? हाँ, ये जो है ना, ये कंक्रीट होती है प्रॉपर, मतलब एक कंटेनर होगा, ये कंटेनर है। कंक्रीट होगा। जो ये स्टील के ऐसे दिख रहे हैं पूरे बक्से से, ये क्या चीज़ है? नहीं, ये तो आई थिंक टाइटेनियम की रॉड्स बनी होती हैं, या टाइटेनियम होगी या स्टील होगी, कुछ भी हो, मतलब मेरे को नहीं पता एग्जैक्टली क्या मटेरियल है जिसके अंदर ये डाल रहे हैं यूरेनियम को, है ना। बट ये इन रॉड्स की तरह जा रहा है, समझ रहे हैं। और ज़्यादातर रिएक्टर इसी तरीके से बन रहे हैं। बेसिक प्रिंसिपल यही है कि आप रॉड्स में कुछ कुछ डालें। क्यों रॉड्स में क्यों कुछ कुछ डालें? क्योंकि आपके पास ना एक आर्टिफिशियल और तरीका है इस पूरे रिएक्शन को कंट्रोल करने का। क्या कि आप फ्यूल रॉड ही निकाल लो बाहर, है ना। तो क्या कि अंदर अमाउंट ऑफ यूरेनियम ही कम हो गया, उससे भी आप कंट्रोल कर सकते हैं रिएक्शन। तो इन रॉड्स के अंदर रिएक्शन चल रहा है, इन रॉड्स के अंदर रिएक्शन चल रहा है, ठीक है। पूरी। हाँ, और अगर ये किसी वजह से हद से ज़्यादा गर्म हो जाती हैं, मान लो क्या हो गया कि यहाँ पे फ्यूल लीकेज हो गया, फ्यूल लीकेज नहीं, ये जो प्रेशर के जो वाटर है, वाटर का जो प्रेशर है वो लीक हो गया किसी वजह से, तो क्या होगा कि अंदर बन जाएगी स्टीम। अगर स्टीम बन गई तो फिर ये अनकंट्रोलेबल थोड़ा सा होना शुरू हो जाएगा रिएक्शन, एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स बचना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो ये गलत साइकिल में फंस जाएगा पूरा रिएक्शन। तो वहाँ पे क्या होगा? वहीं नहीं, ब्लास्ट नहीं होगा, थोड़ा बहुत ब्लास्ट होगा। हुआ क्या कि इतनी ज़्यादा एनर्जी हो गई कि स्टीम बन गई। स्टीम की वजह से जो ये पूरा लिड है जिसके ऊपर फ्यूल रॉड्स डाली गई हैं, पूरी स्टील का वो सर्कल है वो उठ गया, वो मल्टीपल टन्स का था। उससे हुआ क्या, अंदर गई ऑक्सीजन,
अब प्रॉब्लम ये थी कि इन वहाँ पे चेर्नोबिल में ये थी कि जो फ्यूल रॉड थी ना, उनकी जो टिप्स थी वो ग्रेफाइट की बनी हुई थी। ग्रेफाइट इज कार्बन, ठीक है, वो उसको क्या, वो एक्सेलरेटर का काम करते हैं ग्रेफाइट टिप्स, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने बना रखी थी, मतलब कि अगर कभी मान लो स्लो होना शुरू हो गया रिएक्शन तो एक्सेलरेट करने के लिए ग्रेफाइट यूज़ होगा। अब हुआ क्या कि ग्रेफाइट क्या है, कार्बन, सुपर हीटेड कार्बन एकदम से ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, क्या करेगा, CO2 ब्लास्ट करेगा, वो बॉम्ब हो गया, ठीक है। तो हुआ क्या कि पूरी लिड फिर खुल गई। जब लिड खुल गई तो अब जो यूरेनियम की रेडियो एक्टिविटी है वो बाहर आ गई। हाँ, तो क्या हुआ कि अंदर का जो मटेरियल है वो बाहर आना शुरू हो गया। और एक और चीज़, अंदर जो यूरेनियम पहले से पड़ा हुआ था उसने और ज़्यादा तेज़ी से रिएक्ट करना शुरू कर दिया, क्योंकि अब सारा मॉडरेटर ख़त्म हो गया, सारा पानी उड़ गया, जो कुछ भी सब उड़ गया। अब उसने क्या करा कि इन सारी चीज़ को, यहाँ पे जो कंक्रीट थी ना उस तक को गलाना शुरू कर दिया। इतना ज़्यादा मतलब हीटेड हो गया। और हुआ क्या कि इसने इस सारी चीज़ को गलाकर ये नीचे ग्राउंड वाटर में जाना शुरू कर दिया, ठीक है। फिर वहाँ के मतलब कोल मिनिस्टर वगैरह थे रशिया के, उन्होंने क्या करा, फिर वहाँ से केव खुदाई करी और नीचे से पूरे को कंक्रीट करा। फिर इनका उस मतलब आपने ये चेर्नोबिल वाला रिएक्टर देखा, इसमें वो गोल वो नहीं है चेम्बर, वो गोल चेम्बर क्या होता है पता है, मतलब आपने हर जगह देखा होगा, वो न्यूक्लियर पावर प्लांट से उसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। उसको सिर्फ कॉफेगस कहते हैं बस, क्या, हाँ, वो क्या है, वो सिर्फ ये है कि हमने भाभा एटॉमिक प्लांट ने हमने तब बनाया, वो तो छोटा एटॉमिक प्लांट है, क्यों, वो सिर्फ इसलिए कि कभी ये रिएक्शन हो, ये हो जाए। फुकुशिमा में भी है ना, फुकुशिमा में कभी ऐसा एक्सक्लूजन जोन क्यों नहीं बना जैसे चेर्नोबिल में बना है, क्योंकि वो सिर्फ इसलिए है कि अगर कभी यहाँ पे ये ऐसा एक्सीडेंट हो जाए तो कंक्रीट की इतनी मोटी लेयर हो कि इस सारी हीट को अंदर ही कंटेन कर ले, इस सारी रेडियो एक्टिविटी को अंदर कंटेन कर ले। हम वो जो बनाते हैं ना, हम सर्कुलर क्यों बनाते हैं, वो सबसे स्टेबल शेप है, बस इसलिए बनाते हैं। डोमिकल क्यों बनाते हैं, हाँ, पिलर्स नहीं चाहिए, प्रेशर ज़्यादा झेल पाता है, हाँ, प्रेशर ज़्यादा झेल पाता है, चारों तरफ से डिस्ट्रीब्यूटेड होता है प्रेशर। पॉइंटेड एज हमेशा टूटते हैं, तेज सर्कुलर एज को तोड़ने का कोई तरीका नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से हम पूरा ये मतलब रिएक्शन चेम्बर बनाते हैं। जापान में पहले से था, रशिया में पहले से नहीं था, तो इतना ज़्यादा मेहनत करके पहले नीचे से खोद के कंक्रीटिंग करी गई, फिर ऊपर से चेम्बर डाला गया, अब एक सेमी सर्कुलर डोम है उसके ऊपर आ गया है ना। ये कब होता है कि जब हम अज्यूम कर लें कि हमारे सेफ्टी स्टैंडर्ड इतने तगड़े कि वो कभी एक्सीडेंट होगा ही नहीं। फुकुशिमा है, जापान जैसे सेफ्टी स्टैंडर्ड पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। अब आ गई सुनामी, कंट्रोल ही नहीं कर पाए, अंदर पानी भर गया। हुआ क्या, हमें चाहिए कि यहाँ से पानी लगातार जाता रहे, ठीक है, क्योंकि अगर पानी जाना बंद हो गया तो स्टीम बनेगी, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या हो गई कि जैसे ही, अब इसके लिए क्या होता है कि हम जनरली क्या करते हैं, यहीं से बिजली मिल रही होती है, उससे हम मोटर चलाकर इसके अंदर पानी डालते रहते हैं, ठीक है, लगातार कूल करते रहने के लिए। अगर रिएक्शन बंद भी करना है ना हमें, एक ही तरीका है, पानी फिर भी डालते रहो, बस पानी डालते रहो अपने आप, कोई दिक्कत ही नहीं है। आप नहीं, बंद तो कभी नहीं होगा। रेडियो एक्टिविटी को आप रोक कैसे सकते हो, वो तो अंदर से हो रही है। हम खाली ये कर सकते हैं कि हम इसके जो न्यूट्रॉन है उसको एब्जॉर्ब करते रहें और प्लस इसको ठंडा रखें, चलते रहेंगे। नहीं, हम बस उसके फ्यूल को एनरिच करते रहेंगे दोबारा, कि अब लग रहा है कि रिएक्शन धीरे धीरे नीचे जा रहा है, हमें लग रहा है ये वाली जो रॉड है हमने तब डाली थी, अब ये इतनी एक्सपेंड होगी, इसको स्पेंट फ्यूल रॉड कहते हैं बाय द वे। इसको हम निकालेंगे, एक नई रॉड डालेंगे, इसको ठंडा करने के लिए एक पूल के अंदर रख देंगे, पानी के पूल के अंदर, ठीक है। और फिर जब ये ठंडी हो जाएगी 8-10 साल बाद, इसको एक बक्से में डाल के अंडरग्राउंड किसी सॉल्ट माइन में डाल कर आ जाएंगे। हमें कोई तरीका ही नहीं है इसकी रेडियो एक्टिविटी को हम रोक पाएँ। न्यूक्लियर वेस्ट कहते हैं इस चीज़ को, ठीक है। तो मैं क्या बता रहा था, फुकुशिमा में क्या हुआ कि अब गर्म पानी यहाँ से जाना बंद हो गया। कैसे, क्योंकि ये हमने रिएक्शन रोक दी, ज़्यादा टाइम तो यही होता है। तो फिर क्या होता है, हर पावर प्लांट में बैकअप डीजल जनरेटर्स होते हैं कि अगर ये बंद हो गया, यहाँ से एनर्जी नहीं मिल रही है, हम क्या करें, बैकअप डीजल जनरेटर चलाएं और उससे ये करना शुरू कर दें। अब प्रॉब्लम क्या हो गई, वहाँ पे एग्जैक्टली वही हो गया जो राजेंद्र नगर में हुआ, कि वो सारे जनरेटर बेसमेंट के अंदर रखे थे, सुनामी का पानी अंदर आया और वो जनरेटर चलना बंद हो गए, जिसकी वजह से यहाँ से पानी जाना बंद हो गया।
ठीक है, और जैसे ही पानी जाना बंद हुआ ये ओवरहीट हो गया और कोरियम बनना शुरू हो गया। इसको कहते हैं कोरियम। जब ये कंक्रीट के साथ रिएक्ट करके एक इस टाइप का एलॉय बना दे, एलॉय क्या मतलब, एलॉय तो इसको क्या बोलेंगे कि एमलगम बना दे कि कंक्रीट तक को वो मिक्स कर ले अपने अंदर। हाँ, ये रेडियो एक्टिव मतलब एक कंपाउंड टाइप, मतलब कुछ ऐसा सब्सटेंस बन जाएगा मेल्टेड। ठीक है, इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, कोरियम। एलिफेंट फुट सुना है? नहीं 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 नहीं, एलिफेंट फुट, यूरेनियम एलिफेंट फुट चेक करो। यूरेनियम यहाँ पे भी देखते हैं। हैं एलिफेंट्स फुट, चेर्नोबिल। ये है कोरियम जिस चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ, हैं ये ही है वो फ्यूल। ये क्या है हैं? नहीं, वो आदमी शायद किसी ने बनाया है। नहीं, वो आदमी किसी, ये जो चीज़ है ना, ये अब क्या है, ये क्या है कि इसने आई थिंक ऐसा हुआ था। अब ये जो कहाँ से आई ये इमेज, ये हमें नहीं पता। यहाँ पे कोई बंदा बैठा नहीं था एक्चुअली, ठीक है। वो लोग कह रहे थे ये घोस्ट था, लेकिन इसका साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन जो लोगों ने दिया वो ये है कि यूरेनियम की रेडियो एक्टिविटी इतनी थी कि वो इस टाइप से एक्सपोज हो गई थी फिल्म कि उसके बाद भी वो लाइट लेती रही थी, शटर होने बंद होने के बाद भी, ठीक है। और क्या लाइट लेती रही थी कि ये जो बंदा इसके आसपास गया होगा इसको कैप्चर करने, वो खुद कुछ टाइम के लिए रेडियो एक्टिव हो गया होगा, स्टिमुलेटिंग हो गया होगा। तो खुद इतनी वो रेडियो एक्टिविटी दे रहा होगा कि उसके फोटॉन्स जाकर बंद स्क्रीन पे भी स्क्रीन के साथ टकराए। समझ रहे हो? और इस वजह से ये एक्स्ट्रा एक्सपोजर मिल गया। ये एक्चुअली था नहीं इसमें, है पता नहीं जो भी था। ये जो फिल्म का फोटोग्राफर है ना, उसके बारे में हमें ठीक से नहीं पता है। बट ये है कि एक बार जब ये नीचे कंक्रीटिंग वगैरह हो गई थी, उसके बाद कोई बंदा गया था इसकी फ़ोटोग्राफ लेने कि नीचे अब क्या है। तो उन्होंने देखा कि यूरेनियम रिएक्टर चेम्बर से रिएक्ट करके कंक्रीट के साथ मिलके अब नीचे आना शुरू हो गया ऐसे। और फिर उन्होंने जैसे ही देखा, फिर फोटोग्राफर समझ गया मैं थोड़ी देर और रहा तो यहीं मर जाऊँगा, बेहतर है बची हुई ज़िंदगी बाहर जिए। बंद करके सब चले गए एज इट इज़। हमें अंदर दोबारा कभी एलिफेंट फुट को कोई देखने नहीं गया। हाँ, ठीक है। ठीक है, तो आपको ये फिशन एनर्जी आपको समझ आ गई है ना? ये है यूरेनियम बेस्ड। इसके अलावा भी हमारे पास कुछ चीज़ें होती हैं, और भी कई सारे होते हैं, जैसे लाइट वाटर रिएक्टर्स भी होते हैं, ठीक है। जिर्कोनियम एलॉय ट्यूब वगैरह यूज होते हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे, ठीक है। जो भी है, ये है यूरेनियम बेस्ड रिएक्टर्स, ठीक है। रिएक्शन कैसे चल रहा है? यूरेनियम 235 को हम रिएक्ट कराकर कुछ न्यूट्रॉन और एनर्जी निकाल रहे हैं, और ये इसको सस्टेन करने का काम कर रहा है। तो सर हम यूरेनियम वाले रिएक्टर चला रहे हैं। हाँ, ठीक है। हम एक और चला रहे हैं, उसके बारे में बात करेंगे। ये तो हो गया यूरेनियम बेस्ड। सेकंड लिखो। हाँ जी, वो बनाने की थोरियम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वो तो अभी पॉसिबल ही नहीं हो रहा हमारे लिए। मतलब वो है, उस पे ये क्यों हुआ था कि जो फुकुशिमा के आसपास की जो फिशेस हैं, हाँ, हम उससे फिशेस नहीं लेंगे, चाइना ने बंद कर दिया था। हाँ, वो रेडियो एक्टिव हो गए होंगे ना, बस इसलिए। हाँ, क्योंकि वहाँ से रेडियो एक्टिविटी क्या है कि मतलब अल्फा गामा बीटा ये चीज़ निकल रही है। डीएनए को काफ़ी कुछ कर सकते हैं, ठीक है। अगर कुछ नहीं भी है कि अगर मान लो एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स एब्जॉर्ब कर लिए उन फिशेस ने या कुछ एब्जॉर्ब कर लिया है, तो भी वो रेडियो एक्टिविटी कुछ, उनका भी कुछ हाफ लाइफ हो गया होगा ना, वो जो नया सब्सटेंस बना होगा, है ना। वो रेडियो एक्टिविटी भी हम, ऐसा है ना कि जैसे यहाँ पे जब चेर्नोबिल वाला डिज़ास्टर हुआ था, काफ़ी कुछ सीखने को मिला है। क्या रशिया ने तो ये काम करा कि उन्होंने कहा कि फायर लग गई है, तो इसको कंट्रोल करने के लिए फायर ब्रिगेड्स भेजी, ठीक है। और वो जो फायर फाइटर्स थे वो बैठ के कोर के अंदर यूँ पानी डाल रहे हैं, कोर के अंदर। उनमें से कई सारे मर गए थे फिर बाद में, ठीक है। बट फिर जब ये समझ आया कि साइंटिस्ट ने बोला भाई ये नॉर्मल तुम्हारा कोल पावर प्लांट की फायर नहीं है जिसको तुम ऐसे बुझा रहे हो, फिर उनको एकदम से हटाया गया। उन्होंने कहा अब इससे सब दूर हो जाओ। वो हॉस्पिटल में गए, उन्होंने जो कपड़े उतारे थे ना, सेफ्टी इक्विपमेंट,
अभी जब उसके पास जाते हैं ना, वो अभी रेडियो एक्टिविटी छोड़ रहा है आज भी, वो कपड़े तो वो कहाँ रखे गए? उस हॉस्पिटल के बेसमेंट में। वो लोग तो उनमें से कई लोग जिंदा बच गए थे, कई लोग मतलब 4-5 साल के अंदर ही मर गए थे, ऐसा था। कैंसर हो जाता है इसमें? हम ना अलग अलग, मतलब कुछ लोग उसी समय मर गए थे, इतनी रेडियो एक्टिविटी की डोज हो गई थी कि स्किन धीरे धीरे रैश ही हो गई थी और वो सब, है ना। पर कुछ लोगों ने मतलब थोड़ी सेफर डोज ली थी, वो उनकी बस लाइफ टाइम कम हो गई। सेफर डोज मतलब सेफर डोज ऑफ रेडियो एक्टिविटी, हम रेडियो एक्टिविटी की डोज की बात कर रहे हैं, इसको डोजेज में काउंट करा जाता है। ये हम मतलब कितने सीवर्ड्स ऑफ रेडियो एक्टिविटी आपने ले ली, ठीक है, उसकी एक टॉलरेंस लिमिट है, इससे ज़्यादा आप नहीं ले सकते, ठीक है। चलिए ठीक है, ये फर्स्ट स्टेज हो गया, ठीक है। इसमें हम करते क्या है, एनरिच्ड यूरेनियम होता है। अगर आपको ये इक्वेशन लिखना कि यहाँ पे यूरेनियम को लिखना एनरिच्ड यूरेनियम, ठीक है, 3 से 5% मैक्स, 3 से 5% का हम एनरिच्ड यूरेनियम लेते हैं। इससे हमें मिलता है प्लूटोनियम 239 प्लस डिप्लीटेड यूरेनियम 238। हाँ, यहाँ पे हम एनरिच्ड डालते हैं। अब एनरिच्ड का मतलब क्या है कि यहाँ पे यूरेनियम 235 पहले से भी है, U235 हमारे पास है, सॉरी 238 बहुत ज़्यादा है, और हमने एनरिच करा 235 किया। अब 238 तो हम आपको मिल ही जाएगा, ये कन्वर्ट होकर कुछ प्लूटोनियम बन जाएगा। डिप्लीटेड का मतलब अब उसमें से 235 चला गया, ठीक है, 235 डिप्लीट हो गया। ये एनरिच्ड यूरेनियम है, एनरिच्ड यूरेनियम की जगह आपको जो यूरेनियम मिलेगा वो डिप्लीटेड यूरेनियम होगा, प्लस आपको मिलेगा कुछ प्लूटोनियम, ठीक है। ये चीज़ें होती है, यूरेनियम 238। हाँ, प्लस डिप्लीटेड यूरेनियम में ना खाली 238 नहीं होता, 233 भी होता है वैसे, 238 तो ज़्यादा हैवी है ना। हाँ। बट किसी वजह से ऐसा हो रहा है कि 235 रेडियो एक्टिविटी ज़्यादा दे रहा, 233 नहीं दे रहा, 238 नहीं दे रहा, ठीक है। वो कुछ है, बाइंडिंग एनर्जी को समझना इतना आसान नहीं होता है, ठीक है, कि यहाँ पे भी ये ऐसी लाइन नहीं होती, यहाँ पे भी जिगजैग कुछ होता है। जी क्या कह रहे हैं? 234 भी होता है, मेरे को पता नहीं था, एक बार चेक करो। हैं ऐसा एक ना वो गूगल पे डालो कि यूरेनियम वेराइटीज़ एंड परसेंटेज, उसमें आपको पता लग जाएगा क्या होता है। ज़्यादा 238 होता है वैसे हमारे पास। हाँ जी, सबसे ज़्यादा है कजाकिस्तान में, रशिया में बहुत सारी माइंस हैं, यूएस में भी बहुत सारी माइंस हैं, इंडिया में कम है। हमने जो भी हाँ, 234 है, 238 सबसे ज़्यादा है ना, क्या लिखा हो, 99% है ना। फिर उसके बाद कौन सा है, 235 ही है, उसके बाद 234 दिखा रहा है इसमें। अच्छा 233 नहीं दिखा रहा, तो फिर मैं गलत बोल रहा हूँ, तो फिर ये 234 ही होगा, मेरे जहन में गलत है फिर ये। 234 makes up 0.0057%। या हो सकता है 233 रिएक्शन के बाद निकलता हो। 232, 233, 234, 5, हाँ हाँ, तो 233 भी होगा। आई थिंक रिएक्शन के बाद 233 थोड़ा बहुत निकलता होगा। हाँ सही है। ट्रेस अमाउंट्स में और इन सब के प्रोडक्ट में आप देख रहे हो प्लूटोनियम निकल रहा है, 239 लिखा है मैंने, 238 लिखना चाहिए यहाँ पे मेरे को, क्योंकि मेरे को भी डाउट हो रहा था, 238 से 238 ही आएगा, ठीक है। और बाकी सब जगह क्या मिल रहा है आपको, थोरियम, देख रहे हैं आप उसका एंड प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेज ऑफ रिएक्शन, ठीक है। फर्स्ट स्टेज इसलिए क्योंकि होमी भाभा ने क्या बोला, इसको फर्स्ट स्टेज की तरह मानो, हम यहाँ से सिर्फ एनर्जी नहीं लेंगे, हम यहाँ से प्लूटोनियम भी लेंगे। इन्होंने कहा जो एंड प्रोडक्ट है इसको हम स्पेंड फ्यूल रॉड मान के स्विमिंग पूल में नहीं डालेंगे, हम क्या करेंगे, स्विमिंग पूल में डालकर ठंडा करेंगे, लेकिन उसके बाद इसको फिर से हम सेंट्रीफ्यूज में डालेंगे, ठीक है, और इसको रीयूज़ करेंगे, है ना। वो आपने वो जोक सुना है कि हमारे यहाँ देश में क्या होता है कि पहले पतलून लेते हैं, उसको छोटा करके पहले निक्कर बनाते हैं, फिर कच्छा बनाते हैं, और फिर रुमाल बनाते हैं, पोछा बनाते हैं, तब छोड़ते हैं। तो ये वही काम करेंगे, ठीक है। पहले तो
ये यूरेनियम ले लिया, उसको एनरिच करा, ये बनाया, यहाँ से प्लूटोनियम भी लेंगे, ठीक है। बाकी जो इसको हो सकता है फिर से एनरिच करें, फिर से डालें, ठीक है। इस प्लूटोनियम का यूटिलाइजेशन करेंगे, ठीक है। तो ठीक है, नेक्स्ट स्टेज ऑफ रिएक्शन लिखते हैं हम, सेकंड स्टेज। अब ये तो हमारा यूरेनियम बेस्ड रिएक्टर हो गए, फिर आते हैं हम प्लूटोनियम बेस्ड रिएक्टर पे। इंटरेस्टिंगली जितने भी रेडियोएक्टिव सब्सटेंसेस होते हैं ना, उन सब के लिए एक स्पेशलाइज्ड रिएक्टर डिज़ाइन करा जा सकता है, ठीक है। बस वो क्या है कि एनर्जी की इक्वेशन चेंज हो जाएगी। गाड़ियाँ नहीं चल सकती क्या? नहीं, हम ज़्यादा ये कर सकते हैं कि स्मॉल रिएक्टर्स बना सकते हैं। ट्रक्स में भी हैवी व्हीकल्स नहीं, मतलब हम रेलगाड़ी छोड़ दो, हम पता है मैक्सिमम क्या चला पा रहे हैं, कौन सा व्हीकल? शिप। बताओ कौन सी? न्यूक्लियर सबमरीन। यस, INS अरिहंत है, न्यूक्लियर सबमरीन है ना। हम मैक्सिमम क्या चला पा रहे हैं? शिप्स। अच्छा, वो न्यूक्लियर एनर्जी से चलती है? यस, उसमें छोटा रिएक्टर है। मेरे को लगा वो है हम फ्यूल रॉड्स को यूज़ कर रहे हैं। ब्रह्मोस नहीं, ब्रह्मोस डाल रखी है, न्यूक्लियर वो न्यूक्लियर वेपनाइज्ड भी है और न्यूक्लियर पावर्ड भी है, ठीक है। तो हमने क्या करा कि इसलिए जैसे वो INS अरिहंत आई थी ना, तो चाइना ने कहा था, वहाँ से एक स्टेटमेंट आई थी उनका, वो कौन सा न्यूज़पेपर है? ग्लोबल टाइम्स। नहीं, कोई डेली है ना, समथिंग पता नहीं क्या, डाउन टू अर्थ नहीं है, साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट। पर होगा, हाँ। नहीं वो नहीं वो तो यूट्यूब चैनल है ठीक है। तो उनका उसमें मतलब उनका माउथ पीस है एक, है ना, मैं नाम भूल गया उसका, उसमें एक लेख आया था कि थ्योरेटिकली नाउ इंडिया हैज़ इनफाइनाइट रीच इनटू द ओशन। कि मतलब क्यों? क्योंकि इस टाइप के, अगर इस चीज़ को हमने सबमरीन में डाल दिया, सबमरीन कैसे डिटेक्ट होती है? लास्ट टाइम वो कब ऊपर आई थी वो डिटेक्ट हो जाता है, उसके बाद वो सर्कल्स बनाते हैं कहाँ तक चली गई होगी। पीपल्स डेली उसमें आया था कि अब क्या कि सबमरीन को आप डिटेक्ट नहीं कर सकते किधर जा रहे हैं, या तो आप लगातार उसके ऊपर सोनार मारते रहें तो आप कुछ डिटेक्ट कर पाओगे, ठीक है। वरना वो एक बार आउट ऑफ ट्रेस चली गई, एक बार उसने डीप डाइव कर ली, ठीक है, एक बार सोनार के सिग्नल्स बहुत ज़्यादा फेंट हो गए, आपको आइडिया नहीं लगा कहाँ चले गए, और वो चली गई कहीं, फिर आप नहीं डिटेक्ट कर सकते। और चाइना ने ये कहा था, अब थ्योरेटिकली हम पता नहीं कि इंडिया की रीच कहाँ तक है, हो सकता है हम हमेशा एक सबमरीन चाइना के कोस्ट के नीचे रखें, ठीक है। इनको कब बाहर आना होगा? सिर्फ खाना रिप्लेनिश करना है, फ्यूल की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, कोल बेस्ड तो है नहीं है। कोल बेस्ड भी होते हैं हमारी, डीजल बेस्ड भी होती है सबमरीन। सबसे पहले कोल बेस्ड ही आई थी, फिर हमने डीजल बेस्ड बनाई, अभी है। और पता अभी लेटेस्ट सबमरीन्स की टेक्नोलॉजी कैसी है? हम इलेक्ट्रिक सबमरीन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि नॉर्वे की कुछ सबमरीन्स ऐसी थी, मतलब ये एक्सरसाइज होती है ना, ये नेवल एक्सरसाइजेज वगैरह, उसमें इस सबमरीन ने, नॉर्वे की सबमरीन ने US की हैवीएस्ट ऑफ सबमरीन जो शिप्स थी उनको टारगेट कर लिया, लॉक कर लिया अपनी मिसाइल, ठीक है ना। वहाँ पे ये जो चैलेंज होता है ना, वो यही होता है कि आप क्या लॉक कर पा रहे हो अपनी मिसाइल। अगर लॉक कर पा रहे हो फिर तो वो चली जाएगी। कैसे कर लिया? क्योंकि इलेक्ट्रिक सबमरीन्स बहुत कम पावर की होती हैं, ठीक है, धीरे चलेंगे, सब कुछ सारे डिसएडवांटेज हैं। बस एक प्रॉब्लम है, उनके इंजन की साउंड कोई सोनार नहीं पकड़ सकता। ई-रिक्शा देखें, आवाज़ ही नहीं करते, वो सबमरीन की दुनिया के ई-रिक्शा हैं, कहीं पहुंच जाते हैं वो। नहीं, पीछे नहीं, नीचे आकर खड़े हो जाते हैं। अभी जो हम यूज़ कर रहे हैं वो डीजल इलेक्ट्रिक है। हम डीजल इलेक्ट्रिक यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, वो जो हमने इनके फ्रांस वगैरह की मदद से हमने करा है, ठीक है, SSBN। और इंडिया जो बना रहा है, इंडिया को कोई न्यूक्लियर नहीं दे रहा था, हमने खुद बनाई है। INS अरिहंत प्योरली हमारा प्रोडक्ट है। हाँ, एक्चुअली वो कोची शिपयार्ड वगैरह इन सब ने मिलाकर, ठीक है, तो इन्होंने मिलके बनाया। कोची शिपयार्ड एक मतलब मजबूत कंपनी है और डिफेंस के बहुत सारी चीज़ें बनाती है। प्राइवेट है? हाँ, प्राइवेट नहीं सरकारी है। हम मतलब एक सर वो तो है अडानी डिफेंस। हाँ, वो अब नई कंपनी आई है, उन्होंने कहा कि भाई अगर डिफेंस में सरकार कर रही है खर्चा तो हम भी कुछ लेते हैं। टाटा डिफेंस। हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आ रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट लिखते हैं प्लूटोनियम बेस्ड रिएक्टर। सेकंड। हाँ, अब ये स्टेज सेकंड किसने बोला है? ये भाभा ने बोला है। इसको स्टेज सेकंड हम इसलिए बोल रहे हैं, होमी भाभा इसको स्टेज सेकंड बोल के चले गए कि उसका जो प्रोडक्ट है उसको हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं, जनरली जो प्लूटोनियम के रिएक्टर्स होते हैं ना, उसको हम बोलते हैं फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स। प्लूटोनियम बेस्ड रिएक्टर्स को हम कहते हैं फास्ट ब्रीडर।
फास्ट ब्रीडर क्यों कहते हैं? क्योंकि पिछले वाले में आपने देखा था कि हमें न्यूट्रॉन्स किस टाइप के मिल रहे थे, स्लो मूविंग मिल रहे थे। यहाँ पे स्लो नहीं मिलते, यहाँ पे हमें फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स मिलते हैं। इसको हम कहते हैं फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। सर मैंने एक्साइट करने के लिए क्या बोलते हैं? खुद देखे हो रहे हाँ डीके हो रहे हैं। वैसे मैं मतलब खुद श्योर नहीं हूँ कि अगर हम खुद से कुछ स्टिमुलस देते होंगे, बट आई थिंक डीके हो रहे हैं, सिर्फ इतना काफ़ी है। खुद ही अपने स्टिमुलेशन कर लेते हैं, हमें तो उल्टा बस रोकना है। इसको सिर्फ कंट्रोल करना पूरी साइंस है। हीट तो ये देते रहेंगे, ठीक है। और खूब सारी हीट अगर हमें चाहिए तो फिर क्या है कि खूब सारे इसको इसके साथ, लेकिन हाँ, लेकिन क्योंकि एटॉमिक बॉम्ब में हम ट्रिगरिंग मैकेनिज्म रखते हैं। जब हम बॉम्ब बनाते होंगे 95% एनरिच करते हैं उसको, हाँ, तो बहुत ज़्यादा न्यूट्रॉन दे सकते हैं वो। ज़्यादा मॉडरेटर यूज़ करना पड़ता हाँ, तो अब हम क्या, हाँ उसमें फिर क्या करते हैं कि उस अब मॉडरेटर यूज़ कर दिया फिर तो वो रिएक्शन होगा नहीं, है ना। हम क्या करते हैं वहाँ पे न्यूट्रॉन के लिए कुछ करते हैं। आई थिंक न्यूट्रॉन गन का एक मैकेनिज्म होता है उसमें, हम खूब सारे न्यूट्रॉन एक साथ छोड़ देते हैं। फील्ड से कुछ हो जाएगा, हम्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से। पता नहीं, मैंने देखा था इसका मैकेनिज्म, मैं भूल गया क्या था बॉम्ब का, बट सिर्फ ये ट्रिगर मैकेनिज्म एक छोटा सा होता है बस उसमें भी। ठीक है, चलो इसमें जो हमें साइकिल मिलती है क्या है कि हम प्लूटोनियम यूज़ कर रहे हैं, PU239। हाँ, PU239, पता नहीं अब 239 है या 238 क्यों आ रहा था, बट मेरे को क्योंकि मैंने ये जो उठाया है सीधे वेबसाइट से उठाया था, ठीक है, तो PU239 होगा, ठीक है। प्लस जो नेचुरल यूरेनियम हमें मिल रहा था, प्लस यूरेनियम 238, ये नेचुरल है। हाँ, रेडियो एक्टिव तो है ही है सारे, ठीक है। और इससे हमें मिल रहा है प्लूटोनियम 239 ही वापस। एक बार देख लूँ, मैं श्योर नहीं हूँ ये कहीं मैंने गलत तो नहीं लिखा, क्योंकि ये सेंस नहीं बना रही है ये बात। हाँ 239 बन रहा है, पता नहीं क्यों बन रहा है, कैसे बन रहा है, मेरे को बिल्कुल आइडिया नहीं। कहना जो ये जो न्यूक्लियर रिएक्शन होती है ना, थोड़ी सी ट्रिकी होती है समझना, ठीक है। शायद मैंने पिछली बार भी जब मैं पढ़ रहा था ना, तब भी मेरे को यही प्रॉब्लम हो रही थी। क्या प्रॉब्लम ये हो रही है कि 238 से 239 कैसे बन रहा है, एक एक्स्ट्रा चीज़ कहाँ से आ रही है, समझ रहे हो। तो ये एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ है, बाकी चलो नोट्स में ठीक ही लिखा है, ठीक है। ये मिलता है, प्लस हमें क्या मिलती है, एनर्जी, ठीक है। यहाँ से इस ये जो सेकेंड स्टेज के प्लांट हैं, ये इन्वेस्टमेंट के टर्म्स में उतना आपको नहीं देते। क्यों नहीं देते? क्योंकि आपको यहाँ पे मिल क्या रहा है, कुल मिलाकर सिर्फ हम, और देखिए ठीक है कि इसको ना हम ये साइकिल में ये चलाते रहते हैं बस काफ़ी टाइम तक। एक बार आपने जो स्पेंट फ्यूल था उसको उठाया, उसमें डाला, प्लस थोड़ा सा और प्लूटोनियम डाल दिया, ठीक है। अब हुआ क्या, ये इसकी सीडिंग हो गई, अब आपको एनर्जी मिलती रहेगी, वो रेडियो एक्टिविटी जाती रहेगी, बस आपको क्या चाहिए, राइट अमाउंट ऑफ प्लूटोनियम चाहिए, ये चीज़ बस चलती रहेगी और आपको एनर्जी मिलती रहेगी। आपको करना क्या है, अंदर स्पेंट फ्यूल बस डालना है आगे, और प्लूटोनियम जिस रॉड में बन गया उसको निकाल देना है, फिर उसकी जगह नया स्पेंट फ्यूल डाल देना है जो फर्स्ट स्टेज से हमें मिला है। तो आपको मिल क्या रहा है, एंड प्रोडक्ट क्या है आपका, कि आपको प्लूटोनियम मिल रहा है, प्लस एनर्जी तो मिल ही रही है। यहाँ पे एनर्जी उतनी नहीं मिलेगी। आप इस प्लांट को क्यों चला रहे हैं, एनर्जी के लिए नहीं चला रहे हैं, हम प्लूटोनियम के लिए चला रहे हैं। ऑल्दो हमें एनर्जी मिलेगी, ये फिर भी हमें एनर्जी देगा ये प्लांट, ठीक है। एट लास्ट क्या मिलेगा सर हमें, जब पूरा ये हो जाएगा, प्लूटोनियम वेस्ट कुछ नहीं, ये प्लूटोनियम वेस्ट है, ये दोबारा ये यूज हो जाएगा। अब इसको हम फिर से यूज़ करेंगे तो ये ठीक। साइकिल कंटिन्यू होती रहेगी लाइफ टाइम। लाइफ टाइम। हम एक बार आपने ये चला दिया, आप जब तक इस रिएक्शन को बंद नहीं कर रहे हैं, आप स्पेंट फ्यूल डालते रहो, पुरानी रॉड्स निकालते रहो, और पुरानी रॉड्स में आपको प्लूटोनियम मिलता जाएगा। तो न्यूक्लियर वेस्ट का एक और चीज़, प्लूटोनियम बेस्ड बॉम्ब्स भी पॉसिबल है। हाँ वही तो कह रहा था, जब हाँ। वेस्ट बन जाते हैं तो उसे बॉम्ब में तो डाइवर्ट कर दो। नहीं, फिर हम इसको डाइवर्ट करेंगे, एक और प्लांट बनाते हैं,
इसको लिखो थोरियम फ्यूल्ड ब्रीडर रिएक्टर। जनरली हम ब्रीडर रिएक्टर पता है किसको कहते हैं, जो कि मतलब इस टाइप की चीज़ हो ना कि बार बार आपको वही प्रोडक्ट मिल रहा हो, उसको हम ब्रीडर रिएक्टर बोलेंगे। ठीक है, जैसे हमने यूरेनियम में क्या करा, यहाँ पे ब्रीडिंग नहीं देखी, हमने क्या बोला, इसको फास्ट वाटर, हैवी वाटर, है ना, ये रिएक्टर बोला। हम क्या कह रहे हैं, हम इनको क्या कह रहे हैं, ये फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है। क्यों, यहाँ पे फास्ट ब्रीडिंग हो रही है। पानी की जरूरत नहीं है। आई थिंक पानी की ज़रूरत होती है फिर भी, क्योंकि आपको फिर भी स्टीम तो जनरेट करनी है ना। बट वाटर इज नॉट यूज्ड एज अ मॉडरेटर। यूरेनियम बेस्ड प्लांट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है, ओवर हीट हो गया और किसी तरीके से प्रेशर ख़त्म हो गया, सबसे पहले वो क्या होगा, प्रॉब्लम ये कि पानी ख़त्म हो जाएगा उसका और वो ख़राब हो सकते हैं रिएक्टर। ये अच्छी बात है, ये सेफ है। पानी, वाटर इज़ नॉट बीइंग यूज्ड एज अ मॉडरेटर, इट इज़ ओनली बीइंग यूज्ड कि ये यहाँ से जो एनर्जी निकल रही है उसको उठाकर किसी स्टीम के प्लांट पर ले जाए। आई थिंक इसको मॉडरेशन की ज़रूरत नहीं है। एक बार मैं चेक करूँ प्लूटोनियम, एक सेकंड, एडवांटेज क्या है, यूटिलाइज हाँ, दे डू नॉट यूज मॉडरेटर। ठीक है, इसके एडवांटेजेस में मैंने लिखा है, इसके कई सारे एडवांटेज लिखे हैं, बहुत सारे एडवांटेज हैं। इनफैक्ट एडवांटेज नोट ही कर लो यहाँ पर मैंने, क्योंकि अलग से अगर टॉपिक बना हुआ है एडवांटेज का, सेकेंड इसका है ना, तो ये इंपॉर्टेंट है। प्लूटोनियम वाली इसके एडवांटेज क्या, कि दे आर सेफर। ठीक है, वाई, बिकॉज दे डोंट यूज मॉडरेटर। सेफर बिकॉज दे डोंट यूज मॉडरेटर। और मॉडरेटर क्यों नहीं यूज करते, सिंपल है कि यहाँ पे जो न्यूट्रॉन हमें मिल रहे हैं ना, स्लो मूविंग नहीं है। स्लो मूविंग न्यूट्रॉन की प्रॉब्लम क्या थी बताओ, जल्दी, क्यों, याद है मैंने क्वांटम टनलिंग बताई थी, और स्लो होगा तो और जल्दी अब्जॉर्ब होगा। ठीक है, ये फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स दे रहे हैं। मतलब न्यूक्लियर अट्रैक्शन का कुछ फर्क नहीं पड़ेगा स्ट्रॉन्ग का। हाँ, ये क्या फास्ट मूविंग रिएक्शन, फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन है तो वो जल्दी निकल जा रहे हैं, उनका पार्ट डेविएट नहीं होगा उसके तरफ। हाँ, तो इसलिए हमें अलग से मॉडरेटर की ज़रूरत नहीं है। तो वहाँ पे क्या है, वाटर इज़ नॉट ओनली बीइंग यूज्ड एज की एनर्जी हम उसको ट्रांसफ़र करते हैं, एनर्जी ट्रांसफ़र के लिए हम उसको मॉडरेटर की तरह भी यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे मॉडरेटर की हमें ज़रूरत ही नहीं है। नहीं, फास्ट का मतलब सिर्फ फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन, बस। मतलब तो जैसे एयर कंटेनर के अंदर हम प्रेशर करते हैं तो एयर पार्टिकल्स उस कंटेनर की वॉल पे टकराते हैं। हाँ, न्यूट्रॉन्स भी इस कंटेनर की वॉल पे टकराएंगे, वहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाएंगे। हमें विद इन द रिएक्शन चेम्बर अलग से मॉडरेटर की ज़रूरत नहीं है ना, वो चारों तरफ छितरा जाएंगे, वहाँ पे कोने पे मॉडरेटर लगा दो। मतलब क्या है, अगर ये ऐसा हो गया ना, अनकंट्रोलेबल रन होना शुरू हो गया, तो भी न्यूट्रॉन जो निकलेंगे चारों तरफ जाएंगे, अंदर खुद एब्जॉर्ब नहीं होंगे इतना। ठीक है, बस उल्टा प्रॉब्लम यहाँ पर हो जाएगी कि अगर प्लूटोनियम के अमाउंट कम हो गया तो रिएक्शन रुक सकता है, तो हमें बस वो स्टॉक पाइल लगातार बस डालते रहना है ना। ये रुकने की प्रॉब्लम हो सकती है, चलते रह जाने की प्रॉब्लम नहीं होगी, न्यूक्लियर एक्सीडेंट नहीं होगा, एटलीस्ट अनकंट्रोलेबल नहीं होगा। ठीक है, तो सेफ हो गया। ठीक है, ईजी टू सस्टेन, ज़्यादातर कौन सी चीज़ मिलती है हमें? प्लूटोनियम। मतलब यूरेनियम या प्लूटोनियम? अच्छा, वैसे आई थिंक प्लूटोनियम है, इनफैक्ट सबसे ज़्यादा थोरियम ही है दुनिया में। ठीक है, उसका भी इतना बड़ा परसेंटेज हमारे पास है, 25%। ठीक है, ये हो गया। इनफैक्ट आई थिंक 20% चाइना के पास है। हाँ, तो जहाँ पे पॉपुलेशन है वहाँ पे थोरियम है। ठीक है, यूरेनियम का अलग है, जहाँ पे पॉपुलेशन नहीं है वहाँ यूरेनियम है। कजाकिस्तान में है, रशिया में है, हाँ, कनाडा में है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में है। अंटार्कटिका में तो ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं, उसमें देखा नहीं ना हमने नीचे, वहाँ पे हमारी ट्रीटीज़ हो रखी है, नीचे ऐसा नहीं करना है हमें, इसलिए ये ऐसे इंटरनेशनल एंटार्क्टिक ट्रीटी कहते हैं इसको। सर कब तक खत्म
पता नहीं शायद 100 साल की थी, मैं श्योर नहीं हूँ। अभी तक पेंगुइन्स को कॉलोनाइज कर दिया। हाँ, उनके पीछे ना स्लेज लगा के उनसे वो काम करवाते हैं। ठीक है, अच्छा हाँ, क्या था, इजी टू सस्टेन है, क्यों? बिकॉज द एंड प्रोडक्ट इज प्लूटोनियम, है ना, विच अगेन गोज इन टू चेन रिएक्शन, बिकॉज एंड प्रोडक्ट इज प्लूटोनियम, The end product is प्लूटोनियम, प्लूटोनियम 239। फिर लोअर इन्वेस्टमेंट, क्यों? बिकॉज दे यूज अ स्मॉलर कोर। स्मॉलर कोर क्यों? क्योंकि आपको मॉडरेटर की ज़रूरत ही नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ फ्लूइड रॉड डालने हो कोर के अंदर, मॉडरेटर्स डालने ही नहीं, नंबर ऑफ रॉड्स कम हो जाएंगी, स्मॉल कोर चाहिए हमें, bore. स्मॉल कोर, कोर जिसके अंदर रिएक्शन चल रहा है, इसको रिएक्टर कोर कहते हैं ना। तो इंडिया में कोई प्राइवेट प्लेयर इंपोर्ट नहीं करा सकता इसे? नहीं, इसके लिए अभी हम बताएंगे कि इसमें ना इंडिया क्या करना चाह रहा है बहुत टाइम से, ये हमारी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी है। हम क्या चाह रहे हैं, देखो वैसे ही कि ये क्या स्पेंट फ्यूल है फर्स्ट स्टेज का, दुनिया भर को प्रॉब्लम हो रही है अपना स्पेंट फ्यूल स्टोर करने में, ठीक है, जैसे फुकुशिमा वगैरह हो गया, वो तो सारे प्लांट ही बंद कर दिए उन्होंने जापान ने, अब न्यूक्लियर प्लांट ही नहीं चलते वहाँ पे, अब उनके पास क्या पड़ा है, न्यूक्लियर वेस्ट। हम क्या कर सकते हैं, इन कंट्रीज़ पे जा सकते हैं कि ये आपका वेस्ट है, इसको सॉल्ट माइन में डालना पड़ रहा है, ठीक है, मिलियंस ऑफ ईयर के लिए अंदर दबा कर रखना पड़ेगा, कोई बात नहीं, आप ये हमें दे दो सस्ते में। सस्ते में। हम न्यूक्लियर वेस्ट के इंपोर्टर बन सकते हैं और उठाकर ये प्लांट डाल दें हर जगह, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या थी, ये हमें दे नहीं रहे थे, तो हमने क्या करा, हम खुद अपने फर्स्ट स्टेज के प्लांट सब बना रहे हैं, कोडनकुलम में बना दिया ये सब, है ना, फर्स्ट स्टेज के हम धड़ल्ले से बना रहे हैं, फ्रांस के साथ बना रहे हैं, रशिया के साथ बना रहे हैं, कनाडा के साथ बना रहे हैं। नरोरा जो बुलंदशहर में आसपास है। नरोरा एक बार देख लेते हैं, मेरे पास एक लिस्ट है। हाँ भाई, यार मैं श्योर नहीं हूँ, 60 किलोमीटर में कुछ नहीं है। अच्छा मैं श्योर नहीं हूँ उस पर ना, अभी रिसेंटली काम नहीं हो रहा है। मेरे पास जो लिखे हुए हैं ना, मेरे लिखे हुए हैं कुडनकुलम, वहाँ पे 6 पहले से हैं फर्स्ट स्टेज वाले, 6 और हम बना रहे हैं। गोरखपुर हरियाणा वाला, वहाँ पे 2 यूनिट्स हैं। काकरापारा 3 यूनिट हैं पहले से ही, 2 और कैनेडियन टेक्नोलॉजी से हम बना रहे हैं। हाँ जी, हाँ रावत भाटा है, वहाँ पे 6 यूनिट पहले से हैं, 2 और बना रहे हैं। फिर एक जैतपुर है, वहाँ पे 6 यूनिट फ्रांस की मदद से बन रहे हैं। तारापुर मुंबई में। फिर एक कायगा है, उसमें 4 कर्नाटक में बन रहे हैं, और फेज़ 3 में 2 और बनाएंगे हम। मतलब इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं कि हम जो फर्स्ट स्टेज के हैं, कनाडा, फ्रांस, रशिया, इन सब की मदद से बस बनाते ही जा रहे हैं हम, ठीक है। हम क्यों बना रहे हैं, हमने कहा यार ये न्यूक्लियर एनर्जी का वेस्ट हमें देंगे नहीं देंगे पता नहीं, हम ये बना लेते हैं। क्यों नहीं दे रहे ये कंट्रीज वेस्ट, क्योंकि वो स्टॉक पाइल के अंदर प्लूटोनियम है, ठीक है। हम मामला बना दें, याद है हमने वो मिसाइल कंट्रोल टेक्नोलॉजी रिजीम्स में साइन करा था, वासेनार अरेंजमेंट वगैरह सुना, 4 MTCR सुना, MTCR है मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम, 4 एग्रीमेंट है इसमें। नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी एक NPT सुनी होगी कि किसी को वो नहीं दे सकते, ऐसे एक वासेनार अरेंजमेंट है ना, ऐसे 3-4 ट्रीटीज़ हैं। अब क्या कि इंडिया चारों का हिस्सा हो चुका है। अब हमने एक चीज़ जो बहुत अच्छी करी है, हमने ये 2003 से स्टार्ट करा था कि हम धीरे धीरे इसका हिस्सा हो जाएं। एक 2008 में मनमोहन सिंह के अंडर 1-2-3 एग्रीमेंट हुआ था USA के साथ, कि हम सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट कहते हैं, इंडिया US सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट, कि हम सिविल उसके लिए वहाँ से न्यूक्लियर वेस्ट नहीं, एक्चुअली हम फ्यूल को ख़रीद सकते हैं, ठीक है, यूरेनियम को हम खरीद सकते हैं। तो ये क्यों करा था, मेनली उन्होंने ये कहा था, हमारे ऊपर एक कंडीशन थी उस समय, BJP ने बहुत अपोज करा था इसका, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये अच्छा ही हुआ है क्या, कि उनका ये कहना था कि हमारे जितने भी, जहाँ पे भी वो फ्यूल यूज़ होगा वो चेक करेंगे उन पावर प्लांट्स को कि ये फ्यूल कहाँ जा रहा है, ठीक है। तो BJP ने ये कहा था कि हमारी सॉवरेनिटी आप दे रहे हो, ठीक है। जो लेफ्ट पार्टीज थी उन्होंने छोड़ने को मना कर दिया था, किसी तरीके से सरकार बची थी, शायद ममता बनर्जी लास्ट में आ गई थी कि ठीक है हम सपोर्ट कर रहे हैं, लेफ्ट छोड़ के चला गया था सपोर्ट, ठीक है। वो सरकारी गिर जाती, हो सकता है वो एग्रीमेंट नहीं होता, बट UP 2 वाली हम किसी तरीके से वो एग्रीमेंट हो गया, और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे उसकी फ़ायदा ये हुआ कि जो हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है वो नोटिस होना शुरू हो गया। फिर हम सारी मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम में आ गए। अब हमारे लिए हम उस यूनिक पॉइंट पे आ गए हैं कि हम सिर्फ न्यूक्लियर फ्यूल नहीं,
हम न्यूक्लियर वेस्ट भी इंपोर्ट कर सकते हैं, थ्योरेटिकली तो पॉसिबल है। अब ये हमारे ऊपर है हम कितना अच्छा यूज़ कर रहे हैं अपनी IR को, जो भी है, जैसे भी है, हम कैसा यूज़ कर रहे हैं कि किसी तरीके से इसको इंपोर्ट करें। और फिर हमें सेकेंड स्टेज के रिएक्टर बनाने हैं खूब ज़्यादा। फर्स्ट स्टेज के हम बहुत बना रहे हैं हमारा, क्योंकि तो हमें अपना खुद का भी सबसे बढ़िया सस्टेन्ड, हमें प्रॉब्लम क्या है, सस्टेन्ड सप्लाई चाहिए। सस्टेन्ड सप्लाई हमें तब तक नहीं मिलेगी जब तक हमारा खुद का मटेरियल नहीं होगा, है ना। हम एडिशनल वहाँ से ले सकते हैं, बट हमें इसकी स्टॉक पाइलिंग खुद भी करनी पड़ेगी। तो हम ये करना शुरू कर रहे हैं। और अच्छी बात क्या है, हमने एक बना लिया है ये प्लांट, सेकेंड स्टेज कलपक्कम में 500 मेगावाट का, फर्स्ट इंडिजिनसली बिल्ट सेकेंड स्टेज में। यस, छोटा ही हुआ, बट हमें कोई मतलब नहीं उससे। हमें क्या चाहिए, हमें तो प्लूटोनियम चाहिए, क्योंकि हम 30 साल बाद की सोच रहे हैं, स्टार्टिंग हो चुकी है। हमारा प्लान बाकी कंट्रीज को पता होगा। नहीं, ये प्लान ओपन है। ये 1950s और 60s में क्लियर था, US के सामने भी था। उनको भी पता था कि ये वाले जो रिएक्टर्स हैं ये प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं, यूरेनियम वाले, इनका सेफ्टी रिकॉर्ड अच्छा नहीं होगा। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम एक ऐसी चीज़ को मॉडरेटर की तरह यूज़ कर रहे हैं जो कि अनस्टेबल हो सकती है। किसको, स्टीम को प्रेशराइज करके फट गई किसी तरीके से, मतलब लीकेज हो गई सिस्टम में, क्या होगा, ये रनअवे रिएक्शन हो जाएगा, है ना। जब ये चीज़ स्टेबल है, और फिर अभी हम थ्योरियम वाले देखेंगे, ये स्टेबल है, हम ये क्यों नहीं यूज़ कर रहे, समझ रहे हो। ये एक अच्छा वो नहीं था, मतलब उनका, मतलब ये ऐसा सोचो ना कि एक बार आपने, जैसे ये है ना कि क्वालिटी वाला कीबोर्ड आपने एक बार सेट कर दिया, है ना, अब सारे कीबोर्ड क्वालिटी होते हैं, उसी तरीके से होते हैं। इलॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स है, ठीक है, बट जो सेट हो गया वो हो गया, ऐसे ही चल रहा है। अब उन्होंने सेट कर दिया एक बार टेक्नोलॉजी, वही टेक्नोलॉजी हर जगह चल रही है। चलनी क्या चाहिए थी एक्चुअली, ये चलना चाहिए था कि थ्योरम बेस्ड शुरुआत से ही होता। वो हमें मतलब खुद से ही मतलब देना रही उनको प्लूटोनियम और थोरियम को, क्योंकि हमारी ऑयल डिपेंडेंस बनी रहे उनके ऊपर। शायद जो भी, मतलब कह नहीं सकते ऐसा क्यों करा उन्होंने, ठीक है। वहाँ के खुद के साइंटिस्ट ने बोला था थ्योरम बेस्ड पावर पे जाओ 1950s-60s में, उन्होंने नहीं करा ऐसा, ठीक है। चलो हम एडवांटेज लिख रहे थे ना, और क्या लिखा है लास्ट एडवांटेज, हाँ, क्योंकि स्मॉलर कोर हमें चाहिए, ठीक है। फिर इट जनरेट्स मोर फिसाइल मटेरियल देन इट कंज्यूम्स, है ना। ये कि इसने फिसाइल मटेरियल क्या है यहाँ पे, प्लूटोनियम, इट इज जनरेटिंग मोर प्लूटोनियम देन इट इज कंज्यूमिंग, इट जनरेट्स मोर फिसाइल मटेरियल देन इट कंज्यूम्स। फिसाइल जो फिशन हो सकता है जिसका, फिसाइल मटेरियल देन इट कंज्यूम्स, इट जनरेट्स मोर फ्यूल कह सकते हैं। हाँ। और सबसे बड़ी एडवांटेज फिर कि इट यूटिलाइजेस द वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम फर्स्ट स्टेज। वो जो बिलियंस ऑफ ईयर में रेडियो एक्टिविटी खत्म होने वाली थी जिसकी, फर्स्ट स्टेज, उसको ये कंज्यूम कर लेगा। ठीक है। और एक और चीज़, एक छोटा पॉइंट है बट इंपॉर्टेंट है, क्या, 1000 टाइम्स मोर एफिशिएंट देन थर्मल पावर। जरा उतनी ही जगह पे हम लैंड एफिशिएंसी की बात कर रहे हैं, सेम पावर जनरेट करने के लिए थर्मल पावर कितना एरिया यूज़ करता, बहुत एरिया यूज़ करता, ठीक है। प्लस माइनिंग वगैरह करनी पड़ती है हमें, यहाँ कुछ नहीं करना, किसी का वेस्ट इंपोर्ट करना है वो भी हमें थैंक यू बोलेगा एडिशनली, ठीक है, और उसको यूज़ करके हम ये बना लेंगे, ठीक है। फिर लास्ट स्टेज लिखो रिएक्शन का हमारा कि थोरियम फ्यूल स्टेज है, इसमें यूटिलाइज होता है U-233 प्लस प्लूटोनियम, ठीक है। अब प्लूटोनियम ये 239 जो यूज़ हो रहा है, ठीक है, प्लूटोनियम क्रिएटिंग U-233, ठीक है। एक बार आपका U-33 बन गया, मतलब क्या है कि आप इस प्लूटोनियम को यूज़ करेंगे, U-233 में डालते रहेंगे, यहाँ से आपको एनर्जी नहीं मिलेगी, लेकिन इस रिएक्शन से ये सिर्फ रिएक्टर है, ठीक है, ऐसा रिएक्टर जो कि बहुत ज़्यादा एनर्जी नहीं दे रहा है,
लेकिन हम कर क्या रहे हैं, यहाँ सिर्फ 233 का स्टॉक पाइलिंग कर रहे हैं इस रिएक्शन से। इसको हम थर्ड स्टेज बोल सकते हैं। और बट ये थर्ड स्टेज 2 हिस्सों में है। अब ये 233 का हम क्या करेंगे, यूज़ कर लेंगे इसके अंदर थोरियम एंड टू क्रिएट मोर 233, और ये 233 सर्कल में आ जाएगा और यूटिलाइजेशन होगा किसका, थोरियम का। और लेकिन यहाँ से एनर्जी मिलेगी सफिशिएंट। हो गई एनर्जी इंडिपेंडेंस। ठीक है, ये किसका प्लान था, ये होमी भाभा का प्लान था। ये प्लान था, ये तब से लेकर अब तक प्लान है। ये प्लान हम कभी भी कर सकते थे, कोई डिफिकल्ट रिएक्शंस नहीं है, सारी चीज़ें इन्वेस्टमेंट की बात है। ठीक है, तो बस यही चीज़ है। एक सेकेंड, कि जो हम फर्स्ट स्टेज के रिएक्टर बना रहे हैं उनको ही सेकंड की तरह यूज नहीं कर सकते क्या उनमें ही अगर प्लूटोनियम यूज करके सेकंड वाला रिएक्शन नहीं चला सकते उन्हीं रिएक्टर्स मॉडिफाई करके। उनको नहीं, मॉडिफाई नहीं हो सकता। क्यों, वो बहुत बड़े रिएक्टर हैं, उसमें मॉडरेटर्स की भी जगह बनी हुई है। तो उसमें हम नहीं, आप एफिशिएंट नहीं होगा, हमें एफिशिएंट भी तो चाहिए, वो उसके लिए अलग से ही डिज़ाइन करना पड़ेगा। ठीक है, और चलो यहाँ पे जो रिएक्शन होती है ना, इन टाइप के रिएक्टर्स को हम कहते हैं एडवांस हैवी वाटर रिएक्टर्स। एडवांस हैवी वाटर रिएक्टर्स, ठीक है, AHWR। हाँ, एडवांस हैवी वाटर रिएक्टर। मॉडरेटर की ज़रूरत, हाँ, ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, लेकिन उतना नहीं पड़ेगी। लेकिन और ऐसी बात क्या है कि इसकी जो वो है हाफ लाइफ, इसकी हाफ लाइफ बहुत कम है। एक बार चेक करना, हाफ लाइफ ऑफ U233। यूरेनियम तो आ गया, बट इट इज़ मच लेस रिएक्टिव, इट इज़ मोर स्टेबल वर्जन ऑफ यूरेनियम शायद। हाँ, यूरेनियम 233 की लाइफ तो बहुत है, 1,60,000 साल। बिलियंस ऑफ ईयर नहीं है, नोटिस करा, बिलियंस ऑफ ईयर नहीं है। 1 लाख हैं, उसके हाफ लाइफ को कम कर सकते हैं। हाँ, तो हम कर कह रहे हैं 235 वो उसकी बिलियंस ऑफ ईयर थी, वहाँ से उठाकर हम कहाँ पर ले आए। ये जो फाइनल वेस्ट है इसकी 1.5 लाख साल है। लेकिन 1.5 लाख साल कितनी होती है, जितने ह्यूमंस पुराने हैं। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा है फिर भी। ठीक है, बहुत अच्छा होगा अगर इसके बाद भी हम कोई रिएक्शन कर पाएँ और इतना स्टेबल प्रोडक्ट इवेंचुअली बना दें। इनफैक्ट एक्चुअली हम कर सकते हैं, ये फाइनल प्रोडक्ट जो लास्ट में आता है ना, इसके भी रिएक्शंस का अगर हम किसी तरह एक्सेलरेट कर पाएँ, बड़ा मज़ेदार हो जाएगा। यहाँ से निकलता है थेलियम। ठीक है, फाइनली जो हमें निकलता है ना, वो थेलियम मिलता है। सेकंड वाले की हाफ लाइफ तो और है 24,000 साल। किसकी, प्लूटोनियम की? 39 की। ओह नाइस, पर ठीक है ना, हमें तो यूटिलाइजेशन करना है, चलो सर, हमारा काम होना चाहिए। हमारा काम होना चाहिए। ओके, अच्छा, लेकिन फिर भी ये जो 230, अब मैंने याद है आपको जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो ऐसा कुछ बताया था। बेशक इसकी हाफ लाइफ यहाँ है, बट मतलब पहले ही कुछ 100 साल में वो काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिविटी छोड़ चुका होगा। थोरियम होता है वो प्लूटोनियम से छोटा है, फिर बड़ा, छोटा ही हो गया ना। अच्छा, एडवांटेजेस लिखो इसके। प्रोड्यूसेस सिग्निफिकेंटली लेस वेस्ट, significantly less waste, is highly toxic for only 300-400 years. Only 300 to 400 years. ठीक है, फिर much cheaper and we have abundant quantities. ठीक है, सेफर इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी, सेफर इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी,
बिकॉज ऑफ इट्स कैरेक्टरिस्टिक गामा रेडिएशंस, बिकॉज ऑफ इट्स कैरेक्टरिस्टिक गामा रेडिएशन। इस सेंटेंस का क्या मतलब निकल कर आ रहा है, कुछ आइडिया? कि गामा रेडिएशन है फिर भी सेफ है। नहीं नहीं, बिकॉज ऑफ इट्स कैरेक्टरिस्टिक गामा रेडिएशन, क्योंकि ये गामा रेडिएशन दे रहा है, ठीक है, ये सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से सेफ है, क्योंकि हम गामा रेज से इसको डिटेक्ट कर सकते हैं कि ये थोरियम है। ठीक है, हम न्यूक्लियर वेस्ट को भी डिटेक्ट कर सकते हैं कि यूरेनियम है। मतलब अगर किसी वजह से ऐसा हुआ कि ये हमने वेस्ट कहीं डाला और किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से वहाँ से माइन कर लिया, हम इमीडिएटली समझ जाएंगे सैटेलाइट इमेजेस वगैरह से कि ये मूव कर रहा है वेस्ट। आप समझ रहे हैं इसको? ये स्टॉक पाइल है, यूरेनियम क्या है, छोटे छोटे बटन्स में आता है, और किसी ने हल्का सा डाइवर्ट कर दिया और वो टेररिस्ट एक्टिविटी में यूज़ हो गया। हम कैसे करेंगे इसको? स्मॉल डर्टी बॉम्ब्स बोलते हैं इस चीज़ को। इसके भी छोटे बॉम्ब बनते हैं, ठीक है, वो इतने बड़े होंगे कुछ, हाँ इतने छोटे बॉम्ब बन जाएंगे। पॉइंट ये इतने छोटे बॉम्ब बन जाएंगे, ठीक है, वो इतना बड़ा मशरूम क्लाउड नहीं बनाएंगे, लेकिन रेडियो एक्टिविटी तो डाल देंगे ना, वो जगह नहीं बचेगी, ठीक है ना। ये हो गया रेडियो मतलब टेररिस्ट अटैक। फिर अबंडेंट है इंडिया में, ये सब ठीक है, प्लूटोनियम से वार, बस इतना ही है, ठीक है। फिर एक ही डिसएडवांटेज है कि हमारा बस प्लूटोनियम का स्टॉक पाइल बहुत लो है, ठीक है, और इसके लिए हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे हमने बनाया है सेकंड स्टेज वाला। सेकंड स्टेज वाला आपने लिखा था कि कहाँ पर है? नहीं, जगह लिखी थी कहाँ पर है? कलपक्कम 500 मेगावाट लिख लो। हाँ, सेकंड स्टेज कलपक्कम 500 मेगावाट। हमारी फ़िलहाल की जो वो है प्लूटोनियम का स्टॉक पाइल है, ठीक है, वो कितना है कि हम ये मतलब ये रिएक्टर पर आ पाएँ, और जिस रेट से हम ये बना रहे हैं प्लूटोनियम, उस रेट से हम अर्लीस्ट डेट जब हम इतना क्रिएट कर लेंगे ये स्टॉक पाइल, वो होगा 2040, ठीक है, ये अर्लीस्ट डेट है। असलियत तो ये होनी चाहिए फ़िलहाल हमें इमीडिएटली थर्ड स्टेज का पावर प्लांट बनाना शुरू कर देना चाहिए। ये बिना सोचे कि इसका फ्यूल कहाँ से आएगा, बनाना शुरू करें। इस पॉइंट ऑफ टाइम तक हो सकता है कुछ तो यहाँ से जनरेट हो जाए, और कुछ हम साथ के साथ इंटरनेशनल रिलेशंस का यूज़ करें, हम जापान से उठाना शुरू करें। जापान सबसे बढ़िया कैंडिडेट है, वैसे तो जर्मनी फ्रांस वगैरह भी हैं, क्योंकि ये लोग भी अपने अंडरग्राउंड माइंस में स्टोर कर रहे हैं अपना पुराना जितना भी फ्यूल है। ये तो वॉर में ज़्यादा रहते हैं, ये वाला बेल्ट और एरिया वॉर में ज़्यादा रहता है। जो भी रहता है, मतलब हम एक बार ये बना लें, एक बार ये बन गया, उसके बाद तो ये प्लूटोनियम स्टॉक पाइल हमारा ठीक है यूटिलाइज हो जाएगा, हम वहाँ से कुछ कुछ लेते रहेंगे, है ना। तो कहने का मतलब है इमीडिएटली क्या ज़रूरत है, इस पर डबल डाउन कर दें हम इन्वेस्टमेंट की, और इसकी इन्वेस्टमेंट अब स्टार्ट कर दें। अभी हमारे पास इसका रिएक्टर नहीं है, तब तक फ्यूल आना शुरू हो जाएगा, है ना, और साथ में एग्रेसिवली हम मतलब करना शुरू कर दें अपना। तो बस इतना ही है। ये तो हो गया क्या, फिशन पावर। कितने प्लांट चाहिए अगर हमको एनर्जी इंडिपेंडेंस चाहिए? आप ये देख लो कि हमारा अभी कितना यूटिलाइजेशन है, 350-400 गीगावाट है, ठीक है, और जो हमारे टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, हमारे पास 22 न्यूक्लियर रिएक्टर है, ठीक है, और जो टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी फ़िलहाल है वो 7 गीगावाट है। और ये जो नए प्लांट्स बन रहे हैं, जैसे कुडानकुलम वगैरह में 6 1 गीगावाट वाले बन रहे हैं, तो 6 गीगावाट ये मिल जाएगा एडिशनल। फिर काकरापारा में 2 बन रहे हैं 700 के, जैतपुर में 1650 मेगावाट, और टोटल ये ठीक है। तो मतलब हमारे पास आई थिंक 20 गीगावाट और एक्स्ट्रा मिलने वाला है, पर वो भी हमारे टोटल इसका कितना होगा, 5% कुछ होगा टोटल एनर्जी प्रोडक्शन का, है ना। आई थिंक ये मतलब 10-20% के आसपास तो होना चाहिए, है ना। बट प्रॉब्लम क्या है, आपने इतने सारे पावर प्लांट में इन्वेस्ट कर दिया और किसी वजह से सप्लाई रुक गई यूरेनियम की, फिर क्या करेंगे? एक बहुत मतलब एनर्जी इंडिपेंडेंट, वहाँ जो कोल की पावर है या डीजल की पावर है, वहाँ तो फिर भी अच्छा है इंजन बनाना। एक बार ये रुक गया तो हमारा इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ा रुक गया, मतलब आप समझ रहे हो, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हमें चाहिए प्लूटोनियम, हाँ डिसएडवांटेज है फिर, है ना। मतलब फर्स्ट स्टेज में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट हम कर नहीं सकते, और उसमें इन्वेस्ट नहीं करा तो ये नहीं मिलेगा,
ये नहीं मिला तो ये नहीं चलेगा, फाइनल एनर्जी इंडिपेंडेंस। तो हमारे लिए बेस्ट तो ऑप्शन ही ये है कि हम वेस्ट प्रोडक्ट को इंपोर्ट करना शुरू करें। कि हम क्या करें कि इन कंट्रीज़ की, यूरोपियन कंट्रीज़ की डिपेंडेंस अपने ऊपर बना दें, कि उनसे कहते हैं अब तुम इन्वेस्ट करना बंद कर दो अपने वेस्ट के लिए माइंस को बनाने में, है ना, और ये सारा फ्यूल जो है वो हम ले लेंगे। एक बार उन्होंने वहाँ पे मतलब इन्वेस्टमेंट बंद कर दिया, उसके बाद वो हमारे ऊपर डिपेंडेंट हो जाएंगे। आप समझ रहे हो, हमें क्या चाहिए, हमें सस्टेन डिपेंडेंस चाहिए कि उनकी हमारे ऊपर हो जाए। क्योंकि अगर उन्होंने हमें नहीं दिया तो उनके लिए प्रॉब्लम हो, हमारे लिए ना हो। आप समझ रहे हो, हमें इस लेवल की इकोनॉमी चाहिए। तो ज़्यादा बेटर क्या है, बेटर यही है कि हम यहाँ वेस्ट प्लांट को यूटिलाइज़ करें, वेस्ट प्रोडक्ट को यूटिलाइज़ करें, है ना, तब हम यहाँ पे इंडिपेंडेंस पाएंगे। ठीक है, चलो प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर ये हो गया। ठीक है, अब फ्यूजन एनर्जी पर आओ, कोशिश करते हैं जल्दी से फ्यूजन एनर्जी कर लेते हैं, आज का हमारा काम हो जाए। फ्यूजन होता क्या है कि इसको लिखो कि न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन एटम आर फ्यूज्ड टू फॉर्म helium and other heavier nuclei. ठीक है, इसमें टाइप्स लिखो, टाइप्स ऑफ फ्यूजन रिएक्टर्स। टोकामैक एक है, टोकामैक। दूसरा इनर्शियल कन्फाइनमेंट, टोकामैक अभी बताऊंगा। टोकामैक TOKAMAK, टोकामैक। फिर इनर्शियल कन्फाइनमेंट, हाँ इनर्शियल, हाँ। ठीक है, और फिर एक मैग्नेटिक मिरर, हाँ मैग्नेटिक मिरर। ये 3 टाइप के हमारे पास रिएक्टर्स हैं। टोकामैक में क्या होता है कि हम इस टाइप का कोई कोर बनाते हैं, ठीक है, और इस टाइप के कोर के अंदर इस टाइप का कुछ करते हैं। ये कंक्रीट वॉल्स हैं चारों तरफ, ये कंक्रीट वॉल्स हैं। ये सेंट्रल मैग्नेटिक चेम्बर है उसके अंदर, ठीक है। इसके अराउंड जो प्लाज्मा है वो इस तरीके से चलाते हैं हम, प्लाज्मा मतलब बहुत हाई। अब देखो फ्यूजन एनर्जी का मतलब क्या है, सबसे पहले समझो कि सन के अंदर क्या हो रहा है। सन के अंदर जो सेंटर है वहाँ पे मिलियंस ऑफ डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, ठीक है। यहाँ पे स्टेट ऑफ मैटर कौन सी एग्जिस्ट करेगी, गैस वैस कुछ नहीं है, ठीक है। इनफैक्ट उसके जो सरफेस है वहाँ पे भी प्लाज्मा है, ठीक है, उसको कहते हैं फोटोस्फीयर। प्लाज्मा से भी ऊपर कोई मैटर करती है, हाँ मतलब कुछ और होता हो, है ना। इतनी हाई प्रेशर में, इतने हाई एनर्जी में कोई ऐसा डिफ़िकल्ट काम नहीं है कि चीज़ें फ्यूज़ हो जाए, है ना। ये एक न्यूक्लियर फर्नेस है जहाँ पे नए एलिमेंट्स बनते रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि नए एलिमेंट्स बन रहे हैं। अब हमें वो टेम्परेचर चाहिए, वो प्रेशर चाहिए। हम इसमें हम प्रेशर नहीं लगाते, हम क्या करते हैं टेम्परेचर हाई क्रिएट करते हैं और इस प्लाज्मा को हम इस टाइप के मैग्नेटिक चैम्बर में घुमाते हैं हाई स्पीड से और हम कोशिश करते हैं ये टकराए, ठीक है, और उससे फ्यूजन मिले। उससे होगा क्या कि ये गर्म होगा, ठीक है। फिर हम किसी तरीके से इससे एनर्जी निकालेंगे और फिर उससे वही बॉइलिंग वाटर करेंगे और फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे,
ठीक है, पानी उबालना है। पानी उबालना है हमें किसी तरीके से, और हम कोशिश कर रहे हैं कि सन को कंटेन करें और इससे हम पानी उबालें, ठीक है, क्योंकि हम सीधे सन से पानी नहीं उबाल पा रहे। वैसे हम उबाल सकते हैं पानी सन से, सोलर कुकर कहते हैं उस चीज़ को, ठीक है। मतलब इसलिए कई सारे लोग, कई सारे एनवायरमेंटलिस्ट पता है क्या कहते हैं, इसलिए सन बनाने की कोशिश कर रहे हो, इतना बड़ा पहले से दिया हुआ है वो चाइना को मॉक कर रहे हैं। आर्टिफिशियल सन पे ना, ठीक है। उसने भी तो वो एडवांस टोकामैक बनाया, ठीक है। तो ये है टोकामैक टाइप का रिएक्टर, ठीक है। टोकामैक के बारे में थोड़ा बहुत लिखो। इट यूजेस मैग्नेटिक फील्ड्स, चाइनीज नाम लेता है। नहीं चाइनीज नहीं, एक्चुअली जापानीज है। चलो, मैग्नेटिक फील्ड्स टू कन्फाइन प्लाज्मा, to produce sustained fusion reaction, ठीक है। यहाँ पे दो टोकामैक बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट टोकामैक है, दुनिया का सबसे बड़ा टोकामैक, जिसको हम कहते हैं ITER। इंडिया का इसमें कंट्रीब्यूशन है, इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एनर्जी रिएक्टर, ITER। नहीं, एनर्जी नहीं, एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर, इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर, न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर, इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर, कहाँ पे से? फ्रांस। इंडिया का कंट्रीब्यूशन हाँ, क्या हुआ, मतलब इंडिया ने क्या लिया इसमें? इंडिया ने आई थिंक इस नहीं ऑब्जर्वेशन नहीं, इसके मैग्नेटिक चेम्बर को ही बना कर दिया था हमने, और LNT ने कंट्रीब्यूट करा था इसमें। हाँ, इंडियन साइंटिस्ट का डिज़ाइन था, उसको बनाने के लिए जो टेंडर निकाला था वो कंप्लीट करा था लार्सन एंड टर्बो ने, फिर हमने बना कर दिया था, ठीक है। हमारे खर्चे पे गया वो, ठीक है। सन बना है आर्टिफिशियल, नहीं, प्लाज्मा हम बस इसमें वो करवा रहे हैं, घुमा रहे हैं। अब प्रॉब्लम क्या है कि ये पहले प्लाज्मा बनाना है उतने टेम्परेचर का, तो हमें खूब सारी एनर्जी देनी पड़ेगी, तब उससे हम एनर्जी लेंगे तो उससे कुछ बनेगा। अभी तक हम जितनी भी जगह पे ये बना रहे हैं, हर जगह पे एनर्जी देनी पड़ रही है। अच्छा, इंडिया ने यहाँ नहीं बनाया, हमारे पास वैसे ही एनर्जी नहीं है देने के लिए, समझ रहे हो। ब्लैकआउट होता रहता ब्लैकआउट होता रहता है। हाँ, फ्यूजन तो हो रहा है, उससे टेम्परेचर भी मिल रहा है, पर उतना नहीं मिल रहा है जितना हमने लगा दिया। हम छोटे एलिमेंट्स को मिला पा रहे हैं, हाँ, छोटे एलिमेंट्स को ही मिलाना है। हाँ, ठीक है। तो ये हो गया। फिर ये ITER है, ओके। ये लार्जेस्ट टोकामैक है, एंड 35 कंट्रीज़ हैं जो टोटल इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। 35 कंट्रीज़ पार्टिसिपेंट, 35 USA, UK, चाइना, EU, जापान, इंडिया, कोरिया। है। ये तो एक हाँ, EU की कई सारी कंट्रीज़ हैं एक्चुअली, शायद इसलिए मैंने हटाकर EU लिख दिया। फ्रांस, जर्मनी वगैरह सब कुछ है। दूसरे की तरह एक्ट कर लेते हैं। हाँ कंट्रीब्यूशन है सर। ITER 35 में एक यू है या नहीं, कई सारे हैं, मैंने सबके नाम भी नहीं लिखे, ठीक है। ये क्या है, लार्जेस्ट टोकामैक है, ठीक है अभी तक। फिर एक और टोकामैक इंपॉर्टेंट है, इसको कहते हैं ईस्ट, चाइनाज एक्सपेरिमेंटल एडवांस सुपर कंडक्टिंग टोकामैक, ईस्ट, EAST, एक्सपेरिमेंटल एडवांस सुपर कंडक्टिंग टोकामैक। ठीक है, प्रोड्यूसेस ए टेम्परेचर ऑफ 70 मिलियन डिग्रीज। ऐसे क्या था? एस तो है ही नहीं, EAST है सुपर कंडक्टिंग टोकामैक। हाँ हाँ, चाइना 70 मिलियन डिग्रीज, हाँ 70 मिलियन डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इसको हम कहते हैं आर्टिफिशियल सन। हाँ, तो इतने टेम्परेचर पे सब कुछ जल नहीं रहा आसपास का। वही तो हमें कन्फाइन करना है इसको मैग्नेटिक फील्ड में। तो 17 मिलियन मतलब हमें यहाँ पे लार्ज मैग्नेट्स लगाने की, प्लाज्मा कभी किसी चीज़ को टच ही ना करे,
हाँ, हम इसको प्लाज्मा को किसी चीज़ में कंटेनर में नहीं रख रहे, हम मैग्नेटिक फील्ड में कन्फाइन कर रहे हैं उसको। उसकी हीट भी नहीं जाएगी? नहीं, हीट जाएगी, और हीट हमें चाहिए, और हीट हम यहाँ पे मतलब कंडक्टिंग मटेरियल लेकर उस हीट को डाइवर्ट कर लेंगे। तो कोई इतना बड़ा कंडक्टर है कि 70 मिलियन को सह जाए? रेट देखो 70 मिलियन डिग्री सेल्सियस इसकी है, बट ये किस टेम्परेचर पे रेडिएट कर रहा है वो 70 मिलियन डिग्री सेल्सियस नहीं है। ठीक है, तो इंडिया ने इसमें क्या दिया है, ITER में वो जो दिया था ना, मैं वो बता देता हूँ, उसमें ITER में हमने क्रायोस्टैट दिया है। क्रायोस्टैट 3800 टन्स का क्रायोस्टैट, 3800 टन्स का क्रायोस्टैट। ये बहुत बड़ा है एक्चुअली। ये जो बिल्डिंग है ना, 20 माले की बिल्डिंग है, जितना बड़ा हम टोकोमैक बना रहे हैं। क्रायो CRYOT क्रायोस्टैट STAT, स्टैटिक टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए। वो तो नहीं है जो 11th की बुक के पीछे आता है। एग्जैक्टली वही है, वो ITER है। फिजिक्स की किताब के पीछे जो आता था ना, ये बड़ा सा, उसमें एक इंसान दिखाया है इतना। हाँ, इतना सा छोटा सा इंसान दिखाया है। ठीक है, वो तब किताबों में दिखाया है, लेकिन हमें किसी को पता नहीं है कि वो है क्या। वो ITER है। ठीक है, और इसका काम क्या है, ये स्टेनलेस स्टील वैक्यूम चेम्बर है एक किस्म का। ठीक है, तो हमने इनको स्टेनलेस स्टील वैक्यूम चेम्बर, जिसके अंदर हम ये सारा काम कर रहे हैं। हम स्टील के, हमारे पास स्टील था, हमने स्टील एक्सपोर्ट, हाँ, स्टेनलेस स्टील वैक्यूम चेम्बर। हाँ जी, बस हमने उसके अंदर रखा नहीं ना, प्लाज्मा को टच नहीं होने दिया। ठीक है, अच्छा, एक इंडिया का खुद का है, इसको हम कहते हैं आदित्य। आदित्य एक सोलर मिशन भी है ना, एक और आदित्य है, नाम ही हमने आदित्य लिखा है। वो कह रहे हैं वी हैव मेड आर्टिफिशियल सन। ठीक है, और हम कह रहे हैं द सन। नहीं, ये हमारा मतलब छोटा टोकोमैक है। ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। हम 100% श्योर नहीं, कभी हमें एनर्जी नहीं देगा। हमने इतना छोटा बनाया है, बस हम फ्यूजन डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए है बस। ठीक है, तो लिखो इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजिनसली डिज़ाइंड बिल्ड टोकोमैक, कमीशनड इन 1989। इंडियाज़ फर्स्ट टोकोमैक भी लिख लो, इंडिजिनसली बिल्ड टोकोमैक है ये। नाम आदित्य, आदित्य नाम है। ठीक है, 1989 में कमीशन हुआ, 1989। तो सर काम चल रहा है। हाँ, ये सिर्फ एक्सपेरिमेंट है हमारा, तब से बना हुआ है। हम सिर्फ इस पर एक्सपेरिमेंट करते हैं, फ्यूजन डेमोन्स्ट्रेट करते हैं बस। हैं, आदित्य कमीशन हुआ है, और इसका जो टोकोमैक है, इसका जो रेडियस है वो है 0.75 मीटर्स। तो मतलब 1.5 मीटर का ये टोटल है, छोटा सा, इतना बड़ा हमने बना दिया। ये इंटरनल चेम्बर है, एक्सटर्नल चेम्बर थोड़ा और बड़ा होगा। ठीक है, फिर भी ये रिएक्टर एक रूम जितना फिर भी दिखाई देगा आपको। पोटेंशियल दर्शाना चाह रहे हैं। हाँ कि हमें एटलीस्ट थ्योरी पता है, इससे कम से कम हम डेटा जनरेट कर सकते हैं कभी बड़ा बनाना हो तो, है ना। बस इतना ही करा था, 89 में हमने डेटा जनरेट कर लिया, तब से अब ये कॉलेज के अंदर होना चाहिए। अब किसी को बनवाना हो तो हमें कांटेक्ट करें अपने देश टेंडर उठा सकते हैं। टेंडर ले सकते हैं। एनर्जी वेस्ट नहीं करेंगे। हाँ, बट एटलीस्ट क्या है कि हमने ये वाली टेक्नोलॉजी तो करी है ना यार, इसका कन्फाइनमेंट चेम्बर बनाया हमने। खाने के लिए हमारे पास ये है, बनवाना है तो ये हम तुम्हारे वहाँ को बना देंगे। हाँ, अपने बैठे ठीक है, ये है हमारा मेजर रेडियस। ठीक है, जो माइनर रेडियस है, माइनर रेडियस इसको कहते हैं, वो हमारा 0.25 मीटर है, बस इतना ही है, 25 सेंटीमीटर छोटा सा, बस इतना ही है। तो ये हमारी फ्यूजन एंड फिशन पावर हो गई, हो गया। बस आदित्य में बस इतना ही लिखना है। बस, और क्या है, इतना छोटा सा रिएक्टर है, आपको ग्राउंड फ्यूजन का तुम उसे यूँ गले लग सकते हो, इतना सा रिएक्टर है। तो रेडिएशन से छोड़ रहा हूँ। हाँ, बस रेडिएशन से बच के रहना, बस, और ज़्यादा कुछ नहीं है। इसके अलावा एक दो और हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे एक जॉइंट यूरोपियन टॉरस, TORUS टॉरस, ये रिएक्टर है। ठीक है, बस ये हो गया। इसके अलावा मैंने आपको एक दो रिएक्टर और लिखवाए थे ना,
इनर्शियल कंफाइनमेंट हाँ, इनर्शियल कन्फाइनमेंट रिएक्टर्स इस टाइप का रिएक्टर है। अब ये तो ये टाइप का रिएक्टर हो गया। कुछ लोग कह रहे हैं कि ना हम इस टाइप का जैसे मिरर वाला जो रिएक्टर है ना, वो क्या है कि चारों तरफ हमने मिरर करा, ठीक है, और प्लाज्मा चेंबर में प्लाज्मा बनाने का तरीका क्या है कि ये जितनी भी एनर्जी दे रहा है उसको मिरर से हम वापस डायरेक्ट करें, है ना। ये कह रहे हैं इतना टोकामैक बनाने की क्या ज़रूरत है, हम ये कर लें। इंटेंसिटी बढ़ इतना जाएगी। मतलब टेम्परेचर मेरा झेल लेगा। नहीं, हाँ, मतलब यही हमें करना पड़ेगा कि इसके पीछे हमें लगातार रेडिएटर्स लगाने पड़ेंगे कि वो खुद गर्म ना हो जाए, ठीक है। एक ये हो गया। एक ऐसा ही एक इनर्शियल कन्फाइनमेंट है, वो भी सर्कुलर टाइप का ही दिखता है, ठीक है। ये 3-4 प्लान्स हैं, लेकिन जो सबसे प्रॉमिसिंग प्लान है वो है टोकामैक, ठीक है। बस इतना ही है। मेटल मिरर्स यूज कर सकते है हैं। ना भाई। नहीं, मेटल मिरर भी नहीं। हम मिरर का मतलब मिरर मत समझो। मिरर का मतलब पॉलिश सरफेस। पॉलिश सरफेस तो चलो ठीक है। मैं कह रहा हूँ एक और चीज़ पॉसिबल है कि खाली रिफ्लेक्टर मानो उसको, कि हम अगर फील्ड्स भी हम ले आए, है ना, तो भी वो रिफ्लेक्शन का काम कर सकते हैं। हम कुछ ऐसे सब्सटेंस ले आए जो कि वो उसी चीज़ को, एनर्जी को एब्जॉर्व करके उसी चीज़ को छोड़ दे रहे हैं, है ना। चलो, ये हमारा रिएक्शन हो गया। कल हम करते हैं कंप्यूटिंग, ठीक है। ये कंप्यूटर्स वगैरह करते हैं कल, एआई वगैरह सब कंप्लीट करेंगे, ठीक है। हाँ, स्पेस, ये कल स्पेस ही करें, पता नहीं, देखते हैं।